गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेसिडेंट पढ़ना है तो पहले हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन का संबंध उसके कार्य से जुड़ा हुआ है। आप याद रखिए, जिसका जैसा निर्वाचन होगा उसका वैसा ही दायित्व होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए। और फिर आपको याद दिला दें, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो हमने अमेरिका और ब्रिटेन के दोनों के मिले जुले मॉडल को अपनाया। तो अमेरिकन ने मॉडल अपना रखा था जैसा कि रिपब्लिकन, ब्रिटिशर्स ने मॉडल अपना रखा था पार्लियामेंट्री। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसका मतलब है कि पहला हमारा मॉडल रिपब्लिकन है, और रिपब्लिकन ही नहीं है, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सर्वोच्चता का सिद्धांत है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को अपनाया गया। जब अगर प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भारत का जो सबसे बड़ा पद है वो किसी भी आम व्यक्ति के लिए खुला हुआ है, प्रेसिडेंट। ये लोकतंत्र में खास बात होती है। भारत में आप देखेंगे यही लोकतंत्र की खास बात है कि सबसे बड़ा पद ही आम जनता के लिए खुला हुआ है। तो प्रेसिडेंट में अगर कोई व्यक्ति हो सकता है तो बाकी किसी पद को बताने की आवश्यकता नहीं है, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि बाकी पद पे निर्वाचन होगा या नहीं होगा। ये बाकी सभी के लिए खुला रहेगा। कि गणतंत्र की बड़ी शुरुआत है कि आम जनता ही सर्वोच्च है, आम जनता किसी पद पर जा सकती है, और द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचित होना तो अपने आप में दिखाता है। और डेमोक्रेसी में ये भी ट्रांजिशन आप देखिए, जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए तब देखिए डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप की बात होनी चाहिए, निर्जाति की नहीं। डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, और जीएस के भी है, ये तो इतने ऐसे फ्रेज हैं जो कोई भी आजकल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यूज करता है। तो हमारी आइडेंटिटी सिटीजन की होनी चाहिए या एथनिक, एथेनिसिटी, ये भी मिसलेनियस में पढ़ना पड़ता है, जाति धर्म। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जीएस के स्टूडेंट है, नॉर्थ ईस्ट में जो घटनाएं हो रही है जीएस में भी सवाल बनेगा और साइंस में भी सवाल बन सकता है। छठी सूची हमने पढ़ रखी है, नॉर्थ ईस्ट का मामला क्या है, क्या क्षेत्र से संबंधित है, क्या इसका संबंध राज्य से है, क्या निर्जातीय संघर्ष है। अलग अलग तरीके से हम इसका डायमेंशन देख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात देखते हैं तो राष्ट्रपति का काम चूंकि है संवैधानिक प्रधान, तो आप देखिए जैसा काम होगा वैसा उम्र होगी, जैसा काम होगा वैसा ही निर्वाचन होगा, तीनों में लॉजिकल रिलेशन हो, जैसा काम होगा वैसा शब्द ग्रहण होगा। इसे संविधान बड़ा लॉजिकल दस्तावेज है, बड़ा सैद्धांतिक है, संवैधानिक है, और हम क्या करते हैं उसको रटना शुरू कर देते हैं तो माल बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो हमारे पर बोझ बनना शुरू हो जाता है। और देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है? परोक्ष है। पहला तो प्रत्यक्ष नहीं है, यही खास बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष है और कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। तो तरीका अपनाया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली यानी प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। एक खास बात देखिए, हर चीज को हम विश्लेषणात्मक देखते हैं। आप याद रखिए, जब भी हम आनुपातिक पद्धति का प्रयोग करते हैं निर्वाचन में, आनुपातिक पद्धति वहां होती है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है। पहला हमें कभी लोकसभा में को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बताया, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, आनुपातिक है। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस बात पर सवाल करते हैं कि भाई आनुपातिक चुनाव प्रणाली वहां लगाई जाती है जहां पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ये बहुत लॉजिकल बात है, यानी किसी क्षेत्र से एक ही व्यक्ति का निर्वाचन होना है तो वहां पे तो अनुपातिक का मतलब ही नहीं है। अनुपातिक चुनाव प्रणाली वहां होगी जहां निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार से 3 से 4 से एक ही पद है तो अनुपातिक। एक ही भाई अनुपातिक क्यों अपनाया जाता है कि समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अनुपातिक क्यों अपनाया जाता है कि अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ये अनुपातिक पद्धति के तरीके। अब सवाल है जब एक ही पद है, जब लॉजिकल बात देखें कि अनुपातिक कैसा है, लेकिन ये अनुपातिक वैसा नहीं जैसा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अनुपातिक उसके मायने अलग हैं, लोकसभा में भी अनुपातिक, राष्ट्रपति का भी चुनाव अनुपातिक है, अनुपातिक के मायने बदल जाते हैं। यहाँ अनुपातिक के मायने क्या है जो राज्यसभा से अलग है। तो यहाँ पे जो अनुपातिक का मतलब है, अनुपात किसमें स्थापित किया जाएगा? विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों में अनुपात, विभिन्न राज्यों के विधायकों के मत मूल्य में अनुपात। ये बात आप हमेशा याद रखें, जहां भी चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, जहां भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट कहिए, परोक्ष कहिए, वहां पे सीधे निर्वाचक मंडल होगा। लॉजिकल, दुनिया में कहीं भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा तो वहां निर्वाचक मंडल होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन में कहीं निर्वाचक मंडल नहीं होता, आम जनता सीधे जाकर वोट देती है। तो यहाँ अनुपातिक का ये मतलब नहीं है। यहाँ अनुपातिक का मतलब है विभिन्न राज्यों के विधायकों के मत मूल्य में अनुपात, इसका मतलब है। अन्यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन सिंपल सा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए, वो कर्नाटक के इलेक्शन में जो वो हंगामा आपने देखा, कर्नाटक के इलेक्शन में रोड शो हो रहा है, मतलब इलेक्शन कुछ ऐसा हो जैसे झंझनाती हुई बारात है। अच्छा, ऐसी बारात में जहाँ कोई नाग नागिन बना हो, जहाँ 2 लोग उल्टे हुए हों, उसके बाद कहीं झगड़ा चल रहा हो, ऐसी मतलब हैपनिंग बारात होनी चाहिए। हर मोड़ पर कुछ ट्विस्ट हो रहा है।
एक बार मैं किसी बारात में गया तो वहाँ पे यकीन मानिए वहाँ तो प्लेट की आवाज़, लोग खा रहे थे, प्लेट की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, हमने कहा यार कौन सी बारात? सरकारी भाई जानते हैं ये अधिकारियों की बारात ऐसे होती है? तो मैंने कहा मुझे मजा नहीं आया ऐसी बारात में। तो ये तो मुझे बारात कम शो पार्टी ज़्यादा लग रही है। और आप ये देखिए राष्ट्रपति को चुनाव भी वैसे ही बारात जैसी है, पता ही नहीं चलता, न धूम धड़ाका, न निर्वाचन, नहीं चुनाव प्रचार। अरे राष्ट्रपति चुनाव का मतलब क्या होता है? एक आदमी झंडा लेके दौड़ रहा है, रोड से हो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अपोजिशन पोजीशन, उसके बाद प्रचार, उसके बाद दावेदारी, उसके बाद बजरंग बली। जब तक निर्वाचन में सारे क्लियर ना आ जाए तब तक निर्वाचन कैसा? राष्ट्रपति में ऐसा होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बड़ा ही सूखा सूखा बड़ा गमगीन चुनाव होता है। क्योंकि कुल मिला के राष्ट्रपति के निर्वाचन में 5,000 लोग भाग लेते हैं। अरे कर्नाटक के चुनाव में 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया, वो मामला अलग है। देश का चुनाव होता है 90 करोड़ लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव महज 5,000 लोगों से होने वाला निर्वाचन नहीं है। कुल सांसद विधायक जोड़ दीजिए जो हमारे निर्वाचित है वो महज 5,000 है। तो 5,000 में यूपी का भी सांसद है, गोवा का भी सांसद है। अब गोवा के सांसद, उसके बाद दावेदारी, उसके बाद बजरंग बली। जब तक निर्वाचन ये सारे क्लियर ना आ जाए तब तक निर्वाचन कैसा? राष्ट्रपति में ऐसा होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बड़ा ही सूखा सूखा बड़ा गमगीन चुनाव होता है। क्योंकि कुल मिला के राष्ट्रपति के निर्वाचन में 5,000 लोग भाग लेते हैं। अरे कर्नाटक के चुनाव में 1100 करोड़ लोगों ने भाग लिया, वो मामला अलग है। देश का चुनाव होता है 90 करोड़ लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव महज 5,000 लोगों से होने वाला निर्वाचन नहीं है। कुल सांसद विधायक जोड़ दीजिए जो हमारे निर्वाचित है वो महज 5,000 है। तो 5,000 में यूपी का भी सांसद है, गोवा का भी सांसद है। अब गोवा के सांसद और यूपी के सांसद को बराबर कर देना दोस्तों, यूपी की बेइज्जती है। मेरे की जनसंख्या बढ़ाने को कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। हम भले दोस्तों गरीब हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो हम बनाते हैं। गर्मी तो हमारे अंदर ही है, बाकी सब ठंडे हैं। तमिलनाडु से गर्मी थोड़ी आती है, न केरला से आती है, इसे प्रधानमंत्री तो हम बनाते हैं। तो सवाल है यार कुछ तो फायदा दो, जनसंख्या इतना शिद्दत से बढ़ा रखा है, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा यहाँ पे हमें होगा। तो आनुपातिक का मतलब है यूपी के विधायक का वोट राष्ट्रपति के निर्वाचन में ज्यादा होगा या गोवा के यूपी के। अब ये फार्मूला लगाने के लिए संविधान में फार्मूला तक लिख दिया गया, जबकि संविधान में फार्मूला लिखने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया गया। यानी जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अलग से 51 का अधिनियम है, उसके बावजूद ये फार्मूला भी लिखा गया। दूसरी समानता होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा गड़बड़ी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद विधायक दोनों है तो विधायकों की संख्या लगभग 4,000 है, सांसदों की संख्या 776 के आसपास होगी। अब अगर केवल सांसद विधायक जाके वोट कर दे, सिंपल से 5,000 लोग हैं तो 2,500 लोग जिसके पक्ष में वोट दें वो चुनाव कर लें, इतना सिंपलेस्ट मेथड होता मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सांसद का भी वोट है, तो सांसद का वोट तो विधायक 4,000 है, सांसद 776 है। तो ऐसे निर्वाचन में तो सांसदों का महत्व भी बेकार हो जाएगा, जबकि हकीकत की बात है सांसद लगभग 3 विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है कम से कम। इसलिए एक दूसरा भी तरीका अपनाया गया कि विधायक और सांसदों के मत मूल्य में अनुपातिक समानता रखी जाए। विधायक और सांसदों के मत मूल्य में अनुपातिक समानता होनी चाहिए। विधायक और सांसदों के मत मूल्य में अनुपातिक समानता होनी चाहिए। यहाँ पे अनुपातिक का मतलब ये है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन विधायक भी शामिल होगा, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक। और बाकायदा 69 संविधान संशोधन से दिल्ली पुडुचेरी के विधायकों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल करा दिया गया, भले राज्य नहीं है। इसका मतलब है ये फार्मूला दिया गया है और फार्मूला लगाया गया है कि राज्यों के बीच अनुपात कैसे तय किया जाए, उसका फार्मूला है। विधायक और सांसदों के बीच में मत मूल्य का अनुपातिक समानता कैसे की जाए, यह मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक समानता, इसलिए फार्मूले है। और विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन जनगणना आधार 1971 का होना चाहिए। और 1971 क्यों है ये मैंने कई बार बता दिया है आपको। कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या। और देखिए पीटी के लिए फार्मूले याद होने चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर पढ़ें बातें बेसिक, मैं बार बार कहता हूँ बेसिक बात ध्यान से रखिए। बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, पीटी की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है, इसके लिए वो सब गुड़ गोबर करके चले जाते हैं। यूपी एग्जाम दिया आप लोगों ने, मेंस दिया होगा, देख लीजिए, रट रहे हैं तो फैक्ट्री फैक्ट रटे जा रहे हैं। तो ये मेंस पीटी पढ़ाई अलग अलग कैसे होती है, मुझे नहीं समझ आया। ये सारी बात आज तक ये सही बात है गलत बात है। और देखिए सब बच्चे उसी में इन्वॉल्व होते हैं, पूरा पीटी अलग है, मेंस अलग है। अरे जब आप मेंस ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक पीटी पढ़ाई है जहाँ शब्दों की बारीक आपको समझ हो जाएगी, बिना तथ्य के मेंस लिखा नहीं जाएगा। और तथ्य पर जैसे बारीक नजर आप लगाएंगे पीटी का सवाल मिल जाएगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पीटी के लिए पढ़ रहे हो शायद आए उसमें डाउट है, बेसिक से बात करके पूछी जाती है। तो आपको लगता है कि बच्चों में पढ़ने में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। अभी अब मैं बार अच्छा जब हम कहते हैं कि इस आईएएस पढ़ो सब स्टेट हो जाएगा, ना सही नहीं कह रहे हैं, स्टेट गलत से पढ़ो। अब यूपी का पेपर ट्रेडिशनल पैटर्न पे है या नए पैटर्न पे है? अरे भाई आईएएस को सब लोग फॉलो करते हैं और यूपी में तो पेपर टफ होता जाएगा, आप आगे भी देख लीजिएगा पेपर टफ होता रहेगा। तो कुल जनसंख्या निर्वाचित विधानसभा का ये 1/1000, इसमें 1000 का मतलब है 3 जीरो कम कर देना, थोड़ी संख्या कम कर देना, क्योंकि अदरवाइज और प्लस 1/1000 कैलकुलेट करने का बाकी कोई मतलब नहीं था। प्लस 1/1000 कैलकुलेट का मतलब नहीं था, क्योंकि वो 3 संख्या मान लीजिए ऐसे आंकड़ा लीजिए कि मान लीजिए राजस्थान की 1971 की जनगणना 4 करोड़ थी, वहाँ के निर्वाचित विधायक 200 हैं, तो अब ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए 4 करोड़ है।
विधायकों की संख्या 200 है, 1/1000। इसका मतलब 2 जीरो उधर हटा दिया और 3 जीरो, 2 जीरो उधर हटा दिया और 2 जीरो उधर हटाया, ये हटा दिया। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना हुआ? 400, 200। एक विधायक का मत मूल्य कितना हो गया? 200। तो वैसे यूपी के विधायक का मत मूल्य निकाल लेंगे गोवा के, तो स्वाभाविक रूप में यूपी के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होगा, गोवा के विधायक का मत मूल्य कम होगा, जनसंख्या के आधार पे। लेकिन ये बात पीटी आपको पता होनी चाहिए, एकल संक्रमण पता हो ना हो, लेकिन ये बात जरूर हो, ये बेसिक बातें, कौन से फार्मूले का प्रयोग होता है, राज्यसभा में कौन सा फार्मूला है, ये संविधान में दिया गया अनुच्छेद 56। लेकिन हर अनुच्छेद जरूरी नहीं, मैं बार बार कहता हूँ हर अनुच्छेद जरूरी नहीं, हर अनुच्छेद रखेंगे फिर जो मूलभूत बातें हो गायब हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा तरीका लगाया गया कि विधायक और सांसदों के मत मूल्य का अनुपात कैसे अपनाया जाए। अगर आप देखेंगे दूसरा तरीका, अगर आप भारत के 28 राज्य, दिल्ली, पुडुचेरी के सारे विधायकों के मत मूल्य इस फार्मूले से अपनाएंगे तो लगभग 5 लाख आएगा। कैलकुलेशन करके भी देख लीजिएगा। सारे विधायकों का आगे देखिए, विधायकों की संख्या 4000 है, मत मूल्य 5 लाख आ रहा है। विधायकों की संख्या 4000 है और मत मूल्य हम ना निकाले तो अनुपात स्थापित नहीं कर सकते। अनुपात स्थापित करने के लिए मत मूल्य स्थापित किया जाता है। विधायक की संख्या 4000 है, मत मूल्य कितना गया? 5 लाख। तो 5 लाख में ये स्थापित कैसे करेंगे? कुल निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य डिवाइडेड बाई निर्वाचित सांसद। वहां पे 1000 का गुणा भाग नहीं होगा। या देखिए सांसदों में आप पाएंगे एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य लगभग 750 आएगा और 776 सांसदों के मत मूल्य 5 लाख आएंगे। अगर ये फार्मूला लगा लिया कि कुल विधायकों, कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य, फार्मूला ये है, कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य डिवाइडेड बाई निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसदों की संख्या। इसमें कोई गुणा भाग, बस सीधा फार्मूला है, निर्वाचित सांसदों की संख्या। अगर सारी कैलकुलेशन आप करेंगे तो कुल विधायक के मत मूल्य, जिसमें 28 राज्य हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है, सारे विधायकों के मत मूल्य 5 लाख है। सारे विधायकों के मत मूल्य 5 लाख है और फिर उसमें निर्वाचित सांसदों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक सांसद का मत मूल्य आया और एक सांसद के मत मूल्य को 776 से गुणा कर दिया तो हमारे पास फिर जनसंख्या फिर लगभग 5 लाख आ जाएगा। ये 4000 विधायकों के मत मूल्य 5 लाख, लगभग थोड़ा अंतर हो सकता है, 10-20,000 50,000 में इधर हो सकता है। 776 सांसदों के मत मूल्य 5 लाख और 4000 विधायकों के मत मूल्य 5 लाख। अनुपातिक समानता होगी। अब यही तो अनुपातिक समानता है। यानी कुल मिला के 4000 विधायकों का मत मूल्य 5 लाख, 776 सांसदों का मत मूल्य 5 लाख। ये अनुपातिक समानता होगी। संख्या अलग अलग है, अनुपातिक समानता होगी। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक का मतलब ये है। इसके बाद संविधान कुछ नहीं करता। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, फिर इसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 देखना पड़ेगा। संविधान इसके बाद साइलेंट है। तो वो लिख दिया गया जैसा संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित किया जाए, तो राष्ट्रपति के लिए अलग विधि का निर्धारण कर दिया गया निर्वाचन अधिनियम 1951 के हिसाब से। उस पर आने से पहले इसे अगर उसकी बात करें, जैसे कुछ चीजें लॉजिकल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए कितना जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी? कितने हजार? 15,000। अब आप देखिए, और क्या 15,000 ही? अच्छा, 15,000 जमा करनी पड़ेगी, कहाँ लिखा गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 में हमने हर एक क्वेश्चन लॉजिक करी, हमने कहा इसके अलावा संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, तो बाकी बात बताने की जरूरत है। एक पे दूसरे गेस करते जाइए। और अगर कभी आपको, इसलिए कभी कभी वेयर एक्ट ऐसे हल्के से देख लेना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में इतना ही लिखा गया, उसके बाद सारी बातें कहा है। और हमने इसलिए ये कितना राशि भरनी पड़ेगी वो अधिनियम में लिखा गया है। उसके बाद लेकिन आप याद रखिए, बरेली के, हमारे यहाँ हरियाणा के भी व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग ले जाते थे, और एक बरेली का आदमी था, काका जोगिंदर सिंह और धरती पकड़, बरेली के टेक्सटाइल व्यापारी थे। आप सवाल ये 15,000 रुपये देने में राष्ट्रपति के निर्वाचन लड़ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचन लड़ जाएगा। और आम जनमानस देखिए, आम जनमानस देखिए, यकीन मानिए मैं बचपन की सही घटना बता रहा हूँ। मैं एक अपने पड़ोसी से, मेरे पिताजी छोटे सरकारी कर्मचारी थे, तो हमारे बगल में एक पड़ोसी रहते, तो कभी काम पे नहीं गए, खास बात थी उनकी, काम पे नहीं गए। और भाई सरकारी काम का ही फायदा होता है, कभी काम पे नहीं जाते थे। लेकिन जब हम लोग स्कूल जाते थे, अब हमारा मतलब बच्चे उनसे इतना इंटरेस्ट इसलिए रहते थे, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो क्या करते थे, एक पत्र देते थे, भाई ये छोड़ देना डाक में। उस पत्र में राष्ट्रपति का एड्रेस लिखा होता था। हम लोग, ओ माय गॉड, इनका क्या परिचय है। अच्छा, हम लोग, हमारे घर से कहीं चिट्ठी होती, भाई फूफा जी के यहाँ भेज देना, मामा के यहाँ भेज देना, हमारा परिचय इतना ही सीमित था। ये हम लोग जानते थे राष्ट्रपति, और किताबों में नाम पढ़ा था। हमने कभी पूछा, ओ माय गॉड, इनका परिचय राष्ट्रपति से है। वो काम तभी हम लोग अच्छा इसलिए काम करने कभी नहीं जाते क्योंकि राष्ट्रपति चिट्ठी लिखते हैं, उनका दिन भर काम था चिट्ठी लिखना। तो ये सरकारी नौकरी जो मजा है दोस्तों, बाकी नौकरी में कभी नहीं मिलती। नेतागिरी करने का फुल स्कोप है, काम नहीं करना है। और वो बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े भाषण देते रहते थे हम लोगों से, इतने जहां मिलते थे, अंकल जी नमस्कार। हमने कहता था यार राष्ट्रपति सिंह जी के बात पे तो बाकी छोड़ो,
अब हमें क्या पता था कि भैया राष्ट्रपति के नाम से, अब तो अगर कोई देता, अभी राष्ट्रपति के नाम से कोई चिट्ठी क्या, काका धरती पकड़ दे, सीधे राष्ट्रपति को चुनाव ही लड़ जाते थे। आप जरा सोच करिए कि बरेली में उनको कौन, आज मैं अगर उनका नाम ले रहा हूँ, कौन सा उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान किया था, कपड़े के व्यापारी थे, उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला। उन्होंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव 15,000 लेना है तो चुनाव में भागीदारी कर लो, और परिणाम ये हुआ पूरा देश उनको जान गया। और एक हरियाणा के महानायक थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, हाँ हुकुमचंद, हरियाणा के थे। तो अब ये हुआ कि भाई अधिनियम बदलो, काका जोगिंदर सिंह ने पार्लियामेंट्री एक्ट बदलवा दिया, और अब ये किया गया कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही भाग लेगा जो 50 सांसद और 50 विधायक का कम से कम समर्थन दे। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भरेंगे तो एप्लीकेशन पे, नॉमिनेशन पे, यानी जब भी कोई निर्वाचन आप भरेंगे तो नॉमिनेशन का सामान्य मतलब एप्लीकेशन पेपर, एप्लीकेशन पर फाइल करेंगे। एप्लीकेशन में 2 कॉलम होते हैं, एक 50 प्रस्तावक और अनुमोदक। तो 50 सांसद विधायक में ये जो लोग, ये 5,000 लोगों में से किसी 50 को प्रस्तावक बना लीजिए, दूसरे 50 को अनुमोदक, वही 50 अनुमोदक नहीं, 100 सांसद विधायक का परिचय होना ही बड़ी बात है। इसे तब से ऐसे फर्जी लोग नहीं आते, ऐसे लोगों के कारण हमारे देश में चुनाव के तरीके बदलने पड़े। और आज तुम्हें पता चल गया, आज मुझे पता चल गया कि आदमी कितना बड़ा फर्जी था, क्योंकि आप भी राष्ट्रपति के लिए पत्र लिख सकते हैं। राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति, हम लोग ये इसको राष्ट्रपति का एड्रेस कैसे पता चला? अरे राष्ट्रपति देश का एक ही है, बस सीधा पत्र लिख दिए, माननीय भारत के राष्ट्रपति, नई दिल्ली, खत्म। चिट्ठी कहाँ जाएगी? मुर्मू साहब के पास पहुंच जाएगी। यह अनुपत्ति का मतलब यहाँ। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में कैसे क्या कोटा होगा, उसकी बात करने से पहले अब फिर जरा इसे तुलना कर दें राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा को भी अनुपातिक कहते हैं, लेकिन क्यों? कारण अलग अलग है। ये राष्ट्रपति का अनुपातिक है, बात स्पष्ट है। राष्ट्रपति का अनुपातिक है, बात स्पष्ट है कि नहीं? दो लोग हमारे रडार पे हैं जो सोते रहते हैं, तुमको भी नहीं लगती है? हाँ लगती है। तो जवान आदमी यार सो जाए, कितना निराशाजनक होता है। मैं कितने उत्साह से आता हूँ, जवानों को देखकर खुश हो जाऊंगा, अब मैं आके मुझे लगता है यार क्या है। एक कहावत है गाँव में की, गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त। बाराती एकदम उत्साह में है, दूल्हा का वोल्टेज डाउन है, तो बताइए बारातियों क्या डांस करने में जाएगा? तो अच्छा नींद लग जाए तो मैं मान लिया कि आप लोग बहुत पढ़ लिख के आ रहे, तो आंखों को धो लीजिएगा। अभी सुबह सुबह कुछ इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। तो दूसरा, राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए भी अनुपातिक होता है। यहाँ अनुपातिक का मतलब अलग है। अभी तक राज्यसभा का भी निर्वाचन अनुपातिक होता है, रियल में अनुपातिक का मतलब यहीं पे है। राज्यसभा में भी क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। यहाँ भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। राज्यसभा के निर्वाचन में सिस्टम ऐसा है, लेकिन यहाँ अनुपात का मतलब राष्ट्रपति जैसा नहीं होता। यहाँ अनुपात का मतलब है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के नहीं बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं विधानसभा में एक ही दल का बहुमत तो नहीं होगा, विधानसभा में कई दल हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से राज्यसभा के मेंबर आने चाहिए, तो विधानसभा में अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी विधानसभा में 100 सदस्य हैं, या किसी कर्नाटक में कांग्रेस कितना है? किस हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, अच्छा कर्नाटक में अब कांग्रेस कितना मिला? 136। बीजेपी कितना मिला? 65, 68, चलिए 65, मुझे याद है 65 से, जो कि जेडीएस कितना मिला? जग्गा डाकू, जेडीएस का मतलब जग्गा डाकू, मजाक में कर रहा हूँ, एसोसिएट लर्निंग है, मतलब डाकू जग्गा सिंह, जेडीएस। तो जेडीएस को कितनी सीट मिली? 19, अच्छा 20। अब देखिए यहाँ अनुपातिक का मतलब है जिस अनुपात में इनको विधानसभा में सीटें हैं उसी अनुपात में इनको राज्यसभा में सीटें मिलेंगी। इसलिए आप देखेंगे अनुपातिक का सही मतलब राज्यसभा में होता है, क्योंकि राज्यसभा में कर्नाटक से अभी जो निर्वाचन होगा 3 राज्यसभा सीट आएगी, यानी। लेकिन कई बार हमारे पास टेक्निकल मामला फंस जाता है। अब नागालैंड में एक ही राज्यसभा की सीट है, नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में एक ही राज्यसभा की सीट है। कई बार मामला बड़ा टेक्निकल फंसता है। आगे दिखाई दे रहा है एक ही सीट है, इसमें अनुपात क्या बनाना है, लेकिन उसमें भी अनुपात हो सकता है, क्योंकि
जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलेगी उसी के लोग राज्यसभा में जाएंगे। यह आनुपातिक का मतलब ये है। इसे सही मायने में आनुपातिक का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में लग रहा है। वहाँ आनुपातिक का मतलब है सांसद विधायक के बीच अनुपात और विभिन्न राज्यों के विधायकों के बीच अनुपात। यह अनुपातिक का मतलब है विधानसभा में जितने भी दल जिस अनुपात में है उसी अनुपात में उनको राज्यसभा में सीटें मिल जाए तो क्या कहलाएगा? आनुपातिक। लेकिन जिसकी विधानसभा में संख्या ज़्यादा उसको राज्यसभा में सीट ज़्यादा। और अनुपातिक यहाँ अनुपातिक अपनाने का फायदा क्या है? एक ही पार्टी को सारी सीट न मिल जाए। ये सिद्धांत रहेगा विनर टेक्स ऑल, सारा ले जाएगा, विनर टेक्स ऑल ये सिद्धांत नहीं चलेगा। अच्छा एक बात अभी न्यूज़ पेपर है, अच्छा ये स्पष्ट है कि राज्यसभा का अनुपातिक है, राष्ट्रपति का देश कैसे दोनों में अंतर है? ISPT में सवाल पूछा गया है, तो पीछे कैसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य होता है? होता है। अभी मैं बताया अनुपातिक तरीके से यूपी के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होगा गोवा की तुलना में, लेकिन सांसदों का मत मूल्य एक होता है, अलग अलग होता है? एक होता है, क्योंकि सांसद तो एक ही जनसंख्या और रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लोकसभा का हो राज्यसभा का उसका मत मूल्य एक होता है। ये ईपीटी में ISPT में पूछा गया सवाल है। अब ये तरीका है राज्यसभा के निर्वाचन का, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सारी बात कर दी कि हाँ यहाँ पे जमा राशि और यहाँ पे भी सिद्धांत रखा गया है भाई राज्यसभा के निर्वाचन में कोई चुनाव लड़ सकता है। इसे कहा गया है कि जो यहाँ पे निर्वाचक मंडल क्या होगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी चुनाव परोक्ष है। अनुपातिक चुनाव होगा परोक्ष होगा। यहाँ राज्य विधानसभा के निर्वाचित लोग इसका चयन करेंगे तो निर्वाचक मंडल में होगा। लेकिन क्या हम आप जैसा कोई व्यक्ति भी राज्यसभा के निर्वाचन में नामांकन फाइल कर सकता है? मेरे आप जैसा कोई व्यक्ति भी राज्यसभा के निर्वाचन में नामांकन फाइल कर सकता है क्या? हाँ या ना? क्यों ना? बीस प्रस्तावक 20 अनुमोदक राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में चाहिए, राज्यसभा चुनाव चाहिए। क्लियर कट याद रखिए, रिवीजन बार बार करते रहिए, क्योंकि यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में चेंज किया गया। क्योंकि भाई जब राष्ट्रपति के चुनाव में फर्जी लोग आ सकते हैं, और याद रखिए हमारे यहाँ तो वाराणसी का महेंद्रनाथ पांडे व्यक्ति है, उन्होंने तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी फर्जी सिग्नेचर करवा दिया आंध्र प्रदेश के 50 सांसद विधायकों का। कमाल। उन्होंने उसके बाद राष्ट्रपति का, और महेंद्रनाथ पांडे हमेशा मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। उसे कहा जाता है वो आज तक चुनाव, जब उनसे पूछा गया क्या करना चाहते हो, उनका हारने का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाना चाहता है। हर चुनाव में हारते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन में जन्म हो गया आदमी वाराणसी का और आंध्र प्रदेश की विधानसभा से नामांकन ला रहा है, कैसे हो सकता है? तो निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश विधानसभा सचिवालय को ये पूरा फॉर्म भर दिया कि आप सिग्नेचर वेरीफाई करवाइए। उनका ये सारा फर्जी है। इट हैपेंस। इसलिए राज्यसभा के निर्वाचन में कह दिया गया है कोई उम्मीदवार यहाँ तभी होगा जब किसी या तो 10 विधायकों का समर्थन होगा या पार्टी के या तो विधानसभा के 10% विधायकों का समर्थन होगा। ये दो कंडीशन है, तभी राज्यसभा का निर्वाचन हम पत्र दाखिल कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में लिखा गया है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाए। उसके अलावा जो अनुपात का तरीका एक है, उसके अलावा एक है, आगे बढ़े। अब फिर राष्ट्रपति पर आ जाए। ये बात आप याद रखिए, जहां भी चुनाव का अनुपातिक प्रणाली आती है वहां हम कुल मतों का सबसे ज्यादा मत प्राप्त नहीं करते। अब इसमें आपने टर्की में देखा होगा, अगर आप जीएस के स्टूडेंट है, पिछली बार ये जीएस मेंस में सवाल पूछा गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की भी तुलना करिए। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव ठीक है वैसा होता है जैसे अभी टर्की में हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव वैसा होता है जैसे मालदीव में होता है। वहां 2 बार चुनाव होता है। उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम। वो अनुपातिक नहीं है, वही एक ही पद तो राष्ट्रपति का है। फ्रांस का राष्ट्रपति, टर्की का राष्ट्रपति, मालदीव का राष्ट्रपति, इसे कई बार रन ऑफ बैलेट सिस्टम भी कहते हैं। वहां क्या होगा, एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मान लीजिए एक बार होगा, अब किसी मत को, किसी उम्मीदवार को मतों का 50% से अधिक नहीं मिल पाया तो दोबारा 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होगा जिनको सबसे ज्यादा मत मिले। अभी मैं देखो एर्डोगन को लगभग 45% वोट मिला, उनके निकटतम उम्मीदवार को 44, किसी को 50+ वोटिंग परसेंटेज नहीं हुआ, दोबारा फिर चुनाव होगा 2 उम्मीदवारों के बीच में। इसे कहा जाता है, ऐसा फ्रांस में चुनाव होता है। इसलिए लोग कहते हैं पहली बार लोग दिल से वोट देते हैं, दूसरी बार दिमाग से। रन ऑफ का मतलब है कि पहली बार चुनाव में 4-5 कैंडिडेट हो सकते हैं, बाकी दूसरी बार सबको भगाया जाएगा, केवल 2 कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनको हाईएस्ट वोट मिले हुए हैं, उन्हीं के बीच में चुनाव होगा, तो किसी न किसी एक को मेजोरिटी मिल जाएगी। वो चुनाव सिस्टम अलग है, हमारे राष्ट्रपति चुनाव सिस्टम अलग है। वहाँ पे तो एक ही व्यक्ति है जिसको मेजोरिटी मिल जाए वो चुनाव हो जाएगा। हमारे यहाँ चुनाव में अनुपातिक प्रणाली में सबसे ज्यादा मत नहीं, मतों का बहुमत नहीं जैसा फ्रांस में और टर्की में है। यहाँ पे मतों का कोटा प्राप्त करना पड़ता है, न तो मतों का। और ये राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए फार्मूला एक ही है। और मतों कोटा कहाँ लिखा गया दुनिया में? संविधान में तो है नहीं।
तो आप याद रखिए जहां अनुपातिक प्रणाली होगा वहां मतों को कोटा प्राप्त करना पड़ेगा, न मतों का बहुमत, न सबसे ज्यादा मत, मतों का कोटा। और मतों कोटा इसलिए होता है, और मतों कोटा कैसे कैलकुलेट होता है? कुल वैध मत, क्योंकि मत अवैध भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई भरे जाने वाले स्थानों की संख्या। ये बात याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। जब हम बेसिक बात पढ़ते हैं उसको बहुत माइन्यूट तरीके से देखिए। कुल वैध मत डिवाइडेड बाई भरे जाने वाले स्थानों की संख्या। +1 ये फार्मूला है। अब बात ध्यान रखने की, निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या नहीं, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या। निर्वाचन भाग लेने वालों की संख्या नहीं, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या। कुल वैध मत भरे जाने वाले स्थानों की संख्या +1 यही फार्मूला राज्यसभा में भी चलता है, ये फार्मूला राष्ट्रपति में चलता है, यहां समानता है। अब सवाल ये है, अब सवाल अगला आता है कि अगर ये फार्मूला है तो आप याद रखिए जहां भी अनुपातिक प्रणाली होती है वहां ईवीएम का यूज नहीं होता। पहला, राष्ट्रपति और राज्यसभा के निर्वाचन में व्हिप का प्रयोग नहीं होता, दल बदल अधिनियम का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, इसमें तो नहीं हो सकता। अच्छा, जो बात ध्यान में रखने की है, और राष्ट्रपति का चुनाव तो गुप्त होता है, राज्यसभा का चुनाव सीधा ओपन होता है, और हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राज्यसभा का निर्वाचन है जो कि खुला होता है, क्योंकि यहाँ बड़ी खरीद फरोख्त हुई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, बड़ी खरीद फरोख्त हुई। तो हॉर्स ट्रेडिंग एक नकारात्मक शब्द है, ये ब्रिटेन में प्रचलित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में जो घोड़े के व्यापारी होते थे उसको कीमतों में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते थे। 1000 रुपए घोड़ा 10,000 में बेची जाती थी। यानी पालिका बाजार जैसी मार्केटिंग होती थी कि अगर कोई मार्केट वाला पालिका बाजार में कोई नया उम्मीदवार चला जाए मार्केटिंग करने, तो पता चला क्योंकि वो 10 बोलेगा 10,000 और दे देगा 100 रुपए में, तो यार मैं नया है तो 10,000 बोला, 10,000 देकर निकल गया। बाद में से पता चलेगा भाई ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए यहाँ पे जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रणाली में हम मतदान कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ ईवीएम यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अनुपातिक प्रणाली मतदान का तरीका अलग होता है। जहां भी राष्ट्रपति का हो या राज्यसभा का हो, हम प्राथमिकता में मतदान देते हैं, मत 1 देते हैं, प्राथमिकता 3 देंगे। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा के निर्वाचन के 3 उम्मीदवार हैं, हम पेन रहेंगे और उसी पेन से यूज करना है, जो पेन निर्वाचन आयोग ने दिया है वही यूज करना है। अगर दूसरी पेन आपने यूज कर दिया तो वह मत अवैध। आपको मत प्राथमिकता देना होता है, तो पहला, तीसरा, दूसरा, फिर तीसरा, पहला, दूसरा, इस तरीके से प्राथमिकता में सब लोग मत देंगे। प्राथमिकता मत देने का मतलब होता है कि आपने सभी को वोट दिया है, किसी को पहली प्राथमिकता, किसी को तीसरी प्राथमिकता। इसे जहां पे अनुपातिक चुनाव प्रणाली होता है, याद रखिए जो उम्मीदवार जीत रहा है उसको आपने मत तो दिया है। द्रौपदी मुर्मू के को कांग्रेस के लोगों ने भी मत दिया है, बशर्ते वो कांग्रेस की प्राथमिकता में दूसरी थी। इसलिए अनुपातिक चुनाव प्रणाली में मत व्यर्थ नहीं जाता, मत व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कभी आपका पहला प्राथमिकता जीत जाए, कभी दूसरा, कभी तीसरा, क्योंकि बटन दबाने वाले सिस्टम नहीं कि एक आदमी को बटन दबा दिया, वोट मिला, नोटा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको प्राथमिकता से नोटा का यूज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे लॉजिकल बात है, नोटा का यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सीधा है आपको प्राथमिकता वोट देना है। प्राथमिकता वोट का कारण ये है आपका वोट वेस्ट न जाए। पहला, प्राथमिकता का कारण है कि मान लीजिए आपके वोट को हम ट्रांसफर कर सके। अगर प्राथमिकता में वोट नहीं दिया जाएगा तो हम मतों का संक्रमण कभी नहीं कर पाएंगे। प्राथमिकता में अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो मान लीजिए हमारी पहली प्राथमिकता जीत न रही हो, हमने ये भी कर रखा है भाई हमारी तीसरी प्राथमिकता को ट्रांसफर कर देना। हमारी पहली प्राथमिकता का उम्मीदवार चुनाव न जीत रहा हो तो हमारी दूसरी प्राथमिकता किसी और को दे देना। वेस्ट क्यों करोगे? हमने मंगाया था डोसा, पहली प्राथमिकता थी, तो दूसरी प्राथमिकता में दे दूंगा। देखिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, जब किसी आदमी को कई लोग कहते हैं और डोसा लेते आना, क्योंकि डोसा के अलावा न मिलेगा कुछ मत लेना। ये सांसद विधायक का चुनाव हो गया, भाई वो 3 प्राथमिकता, डोसा न मिले तो समोसा, समोसा न मिले तो बर्गर। भाई भूखा थोड़ी रहना है, कोई ना कोई ऑप्शन लेना है। इसीलिए ये प्राथमिकता में मत प्रदान किए जाते हैं, मत प्राथमिकता में प्रदान किए जाते हैं। अब जरा देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में कैसे बात होती है, इसका मतलब है। और मतगणना, यहाँ पे मतगणना का भी खास तरीका है। आप याद रखिए हमेशा पहली प्राथमिकता की मतगणना होती है, ये सिद्धांत है। वोटिंग का सिस्टम अलग होता है, मतगणना का सिस्टम अलग है। हमेशा यहाँ पहली प्राथमिकता की मतगणना होती है। शायद राज्यसभा में बताया था क्या ये बात, बताया था राज्यसभा में, तो फिर राष्ट्रपति चुनाव बताने क्या मतलब है? बोल भी नहीं रहे यार आप, बता के तो एक ही बात को बार बार बताने क्या मतलब है? तो अब देखिए मतगणना कैसी होती है, पहली प्राथमिकता की मतगणना होती है, और पहली प्राथमिकता के प्रथम प्राथमिकता की मतगणना किसी को कोटा मिल जाए तो फिर मतदान खत्म, सारी सीट भर जाए। अब पहली प्राथमिकता के वोट से किसी कोटा नहीं मिल पाया तो हम दूसरी प्राथमिकता के मतगणना करते हैं। उसका सिद्धांत यह है, जिससे पहली प्राथमिकता के सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उनको हटा देते हैं,
उसकी अन्य वरीयता। दूसरी प्राथमिकता का मतलब है किसी भी निर्वाचक में भाग लेने वाले लोगों की अन्य वरीयता को ट्रांसफर अलग तरीके से फिर करते हैं। यही एकल संक्रमणी। संक्रमण का मतलब एक प्राथमिकता के वोट को दूसरी प्राथमिकता के वोट के साथ मिला देना। एकल संक्रमणी, ये समोसा अपने लिए नहीं खाना, किसी दूसरे को भी दे देना। अगर अपने पास 3 ऑप्शन आ जाए तो पहला ऑप्शन है भाई ठीक है, हमने खा लिया बर्गर, उसके बाद समोसा जेब में रख लिया। जेब में क्यों रख रहे हो? दूसरे को ट्रांसफर कर दो। एकल संक्रमणी। तो अगर राज्यसभा के चुनाव में बता रखा है हमने, तो फिर इसको आगे बताने की आवश्यकता राष्ट्रपति चुनाव में नहीं। अब संक्रमण कर लेंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो अब राष्ट्रपति कार्य पर आ जाए। राष्ट्रपति कार्य पर आ जाए। वैसे कल हमने पूरे संक्षेप में कार्य बता दिया था, उसी को थोड़ा विस्तार कर दें। एक ही होगा भरे जाने वाले 1+1+1। राज्यसभा में 2 है तो 2, 1 है तो 1, 3 है तो 3। आगे बढ़े। अब हम देखें राष्ट्रपति के कार्य। कार्य अलग है, भूमिका अलग है। देखिए, जब राष्ट्रपति की भूमिका की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद की भूमिका अलग होगी, द्रौपदी मुर्मू भूमिका अलग होगी। भूमिका मतलब व्यवहारिक। राष्ट्रपति की भूमिका का मतलब है प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है। जब एग्जामिनर कहता है भूमिका, इसका मतलब है राष्ट्रपति की हैसियत तय होगी प्रधानमंत्री की हैसियत से। प्रधानमंत्री कमजोर तो राष्ट्रपति शक्तिशाली, और राष्ट्रपति के व्यक्तित्व से। भाई ये भी मैटर कर, कलाम राष्ट्रपति हैं तो प्रभावित कर सकते हैं, किसी पद पर हो। भाई व्यक्तित्व का भी फर्क होता है। कई बार देखिए दोस्तों, कई बार व्यक्तित्व का बड़ा फर्क होता है। मैंने देखा कई बार बड़े बड़े पदों पर, मान लीजिए कोई सामाजिक काम, मेरे पास आप लोगों से मैं क्यों अपेक्षा करता हूँ जुड़े रहिए। हमारे पास बड़े सारे लोग सामाजिक काम लेके आते हैं, गाँव वगैरह में रहते हैं, उनसे उनको उम्मीद होती है। कई बार मैं कोई काम अगर किसी बड़े अधिकारी को करता हूँ तो वो नियम प्रक्रिया बताने लगता है कि कई बार मैं संयोग से छोटे व्यक्ति बोल दिया यार काम करवा देना। सर बस आपने बोला तो करवा दिया कि करवा देते हैं। व्यक्ति का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पद पे होना नहीं। कुछ लोग इतने इफिशिएंट हैं कि पूछो, उनसे कोई काम बोल दो, काम बोला हो गया। तो पद को लेकर क्या करेंगे दोस्तों? अच्छा, ऐसा ही देखिए, ईमानदार का मतलब भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमानदार मतलब इसी प्रक्रिया में सामाजिक काम नहीं करेंगे तो आपके पास कौन आएगा दोस्त? और हम तो ऐसे ठेकेदारी वाला काम तो आपके पास लेके नहीं है, ठेका दिला दो, किसी कैदी को छोड़ा दो। भाई सामाजिक किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन करना होता है, ये दुनिया भर का काम होता है। यही तो प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है दोस्तों। प्रशासन कमाल की भूमिका इसमें होती है। तो राष्ट्रपति की कार्य क्या है? कार्य अलग है, भूमिका अलग है। मैं आपको कार्य भूमिका में अंतर देखिए। कार्य जब आ जाए क्या लिखेंगे? देखिए अंतर तय कर लीजिए। कार्य का मतलब है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां सारे डायमेंशन पूरे होने चाहिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। लेकिन जब भूमिका एग्जामिनर पूछेगा इन शक्तियों के साथ आपको जो जोड़ की बात लिखनी है, देखिए यही रोल और कार्य में फर्क हो जाता है। जब भूमिका को लिखा जाए, और सामान्यतः आईएएस में तो विश्लेषण में भूमिका ही आ जाती है, और कई बार जीएस में लोग गड़बड़ ये कर देते हैं, मतलब राष्ट्रपति का कार्य आ जाए, पहले बेसिक बातें जरूर लिख दीजिए, पहले विवाद वाला पार्ट मत लिखिए। पहले बेसिक, जीएस में भी बेसिक बातों को लिखना पहले जरूरी है। अब भूमिका कैसे होगी? अब भूमिका डिपेंड करेगी दलीय प्रणाली पर। राष्ट्रपति कितना पावरफुल होता है, पावरफुल नहीं होता है दलीय प्रणाली पर। अब बताइए, लॉजिकल एक दल का प्रभाव होगा तो राष्ट्रपति शक्तिशाली होगा या गठबंधन? अब लॉजिक होना चाहिए आपके पास। एक दल का प्रभाव होगा तो राष्ट्रपति शक्तिशाली होगा या गठबंधन? यदि हम पॉलिटिकल साइंस के पर्पज से बताएं, राष्ट्रपति का अध्याय बड़ा ही नीरस किस्म का है, अप्लाइड नहीं है, प्रश्न पूछने की संभावना कम बनती है। फिर भी किसी टॉपिक को हम एकदम छोड़ नहीं सकते, एक नजर। अन्यथा जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, कास्ट पॉलिटिक्स, सामाजिक आंदोलन, ये सब फेवरेट टॉपिक है। फिर भी किसी टॉपिक छोड़ तो नहीं सकते। एक फ्रेमवर्क हमारे पास हर चीज का होना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार यूपीएससी एकदम जस्ट अपोजिट कर देता है, तो उसको पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट कर्नावाद, सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज, यहाँ से बच्चा पढ़ के आएगा। मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे उसका ध्यान नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रपति, लो वो लोग है। ये हमेशा एग्जामिनर करता है। देखिए एग्जामिनर का अप्रोच क्या होता है कि आपको फंसाएगा। एग्जामिनर का पहला इंस्ट्रक्शन होता है ऐसा कुछ करो कोचिंग वाले फंसे, जिसने रटा रटा पढ़ के आया, एकदम से शॉर्टकट पढ़ के आया, उसको ट्रैप कर लो। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए हम किसी को छोड़ नहीं सकते। एक नजरिए देख लिया, एक फ्रेमवर्क हर चीज का हमारे पास होना चाहिए कि लास्ट में फंसने वाली कंडीशन ना है। आजकल 20 सवाल के जवाब है, एक के साथ एक अटैच कर देगा, एक कितना अच्छा आता है, अच्छा फंसा दिया उसे में, बोलोगे। ये प्रोफेशनल तरीका, हर चीज पे एक नजर, बाकी महत्वपूर्ण पे बार बार।
दलीय प्रणाली, भाई सीधी सी बात है, दलीय प्रणाली बहुदलीय होगी तो राष्ट्रपति अपने आप प्रभावशाली होता जाएगा, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली होगी तो प्रधानमंत्री कमजोर होगा, और प्रधानमंत्री कमजोर हुआ तो राष्ट्रपति को समय दिखाने का मौका मिल जाएगा। अब बताओ, जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे? संवैधानिक रूप में प्रधानमंत्री थे, भूमिका के रूप में राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कुछ कर थोड़ी पाता है, मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर मैंने बताया तीसरा फैक्टर आएगा, फिर यहाँ व्यक्तित्व, तीसरा फैक्टर व्यक्तित्व आएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय थे जब कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था, फिर भी अपना प्रभाव दिखा देते थे। कलाम जिस समय आए तो स्वाभाविक रूप में बाकी गठबंधन दौरों में कलाम भी आए थे, उन्होंने एक युवाओं के यूथ आइकन के रूप में काम किया, जो शायद और कोई राष्ट्रपति काम नहीं कर पाया। इसलिए डिपेंड करता है दलीय प्रणाली कैसी है, प्रधानमंत्री की हैसियत कैसी है, प्रधानमंत्री की हैसियत कैसी है, और राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है। इन तीन फैक्टर से ये रोल है। इसलिए आप देखेंगे कि, और कहा भी जाता है आज की डेट में, जैसे जैसे होता क्या, जब शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री अपना ही आदमी राष्ट्रपति बना लेता है। अगर भारतीय शासन में देखेंगे तो राष्ट्रपतियों का 3 दौर रहा है। एक होते इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, वो प्रधानमंत्री की चॉइस नहीं थे, समानांतर शक्ति रखते थे। व्यक्तित्व ऐसा था, या तो शिक्षा ऐसी थी, या तो राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए तो लोग थे। राजेंद्र प्रसाद नेहरू की बात थोड़ी मानते थे, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब समझते हैं कि आज की डेट में स्पीकर की भूमिका। बैरिस्टर थे, दोनों हाथों से पत्र लिखते थे, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक बार एक प्रोफेसर थे फिराक गोरख को, उनसे पूछा गया था, ये बताओ भारत में कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? उनका 2.5 लोग। एक तो मैं जानता हूँ, सब जानते थे। प्रोफेसर थे इंग्लिश के, लिखते थे उर्दू में कविताएं, कमाल के व्यक्तित्व थे उनकी। बाकी एक राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिराक गोरखपुरी किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद बड़े विद्वान आदमी थे, बैरिस्टर थे। तो आधा नेहरू जानते हैं, नेहरू ने आधा ही बताया था। 2.5 लोग, उनके हिसाब से 2.5 लोग क्वालिफाइड थे अंग्रेजी जानने के लिए। अच्छा, प्रोफेसर की बात ही अलग होती है दोस्तों। देखिए, कोचिंग पढ़ाना, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, अब प्रोफेसर कोई पढ़ा रहा है, आप कह देंगे समझ में नहीं आया तो सीधा पता नहीं क्या क्या बोल रहे, आप समझ नहीं पाएंगे। कोचिंग में टीचर बोलते भैया बाबू समझ लो, क्यों नहीं समझ रहे हो, तरीका अलग हो जाता है। या तो सीधा प्रोफेसर ठास निकाल देता है, समझ में नहीं आया, नालायक गधा, क्या पढ़ के आता है, भाग जाए ऐसे। तरीका ही अलग था। दुनिया हिसाब से चेंज, बड़ी सब चेंज आ जाते हैं जीवन में। तो अच्छा, कुल मिला के नहीं, सारे टीचर ऐसे नहीं रहे हैं, और टीचर भी अलग अलग किस्म के रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते थे। तो व्यक्तित्व, इसका मतलब है, एक लोग थे जो इस समय देखिए, कुछ लोग थे जो कभी राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री से स्वतंत्र थे, और कुछ लोग थे वो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी, फखरुद्दीन, इंदिरा गांधी ने ट्रेंड पैदा किया, गाना ना भाई, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद नेहरू के बीच में थोड़े अपवाद हो गए थे। इंदिरा गांधी का ये कौन सी बात है कि राष्ट्रपति हमारे खिलाफ बोल देगा? इसे इंदिरा गांधी ने तय किया कि नहीं, मैं ऐसा ही राष्ट्रपति रखूंगा जो मेरे साथ हाजी हाजी कहेगा। इंदिरा गांधी का नहीं, इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ पावर नहीं चाहिए मुझे। इंदिरा गांधी खास शैली थी, न उन्होंने किसी मुख्यमंत्री को शक्ति दी, न राज्यपाल को। हर मुख्यमंत्री को दौड़ाती रहती, किसी मुख्यमंत्री को 5 साल सत्ता में रहने दिया। एक साल यहाँ मुख्यमंत्री, तो राज्यपाल, तो यहाँ तो वहाँ, भाई सोचती थी एक बार टिक जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। इंदिरा गांधी का स्टाइल था, इसीलिए इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लगा तो फखरुद्दीन अली अहमद ने न चाहते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया। ये बात ज्ञानी जैल सिंह ने लिखित रूप में, ज्ञानी जैल सिंह का मतलब समझते हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। ज्ञानी मतलब है जो सिख धर्म की प्रार्थनाओं में गाने बजाने वाला व्यक्ति है, जैसे गाते नहीं लोग, ज्ञानी थे। इंदिरा गांधी ने बनाया, और ज्ञानी जैल सिंह और ऑफिशियली बात कहा था, इंदिरा गांधी कहते मैं झाड़ू लगाने को तैयार हूँ सड़क पर। ये ज्ञानी जैल सिंह थे। अभी वही दौर है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति कैसे बने, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कैसे बने, जाहिर है अभी का दौर वही है कि राष्ट्रपति वही बन पा रहा है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का बर्दाश्त है। गठबंधन सरकार में ये संभव नहीं था। गठबंधन सरकार में एक दल का प्रधानमंत्री हो ही नहीं, एक दल का राष्ट्रपति हो नहीं पा रहा था। और जब एनडीए में बीजेपी थी, बेसिकल बीजेपी नाम खेला था, बीजेपी नाम आगे बढ़ा दिया कलाम का। बीजेपी पता था मुस्लिम का नाम पे कांग्रेस से लीडर हो नहीं सकती, कांग्रेस सपोर्ट ले कलाम को राष्ट्रपति बनवा दिया, नहीं तो एनडीए का उम्मीदवार कभी राष्ट्रपति बन ही नहीं पाता, किसी के पास बहुमत ही नहीं था। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति होगा संभव नहीं था, वो संभव नहीं था। इसलिए राष्ट्रपतियों की भूमिका बदलती गई है। लेकिन एक बात याद रखिए, इन सारी भूमिका, इन सारी शक्तियां एक तरफ, लेकिन उससे प्रधानमंत्री की पावर नहीं बदल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में निष्कर्ष तो आपको बहुत स्पष्ट लिखना है कि वो संवैधानिक प्रधान ही है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान ही है। वो कितना भी, राष्ट्रपति के शक्तिशाली बनने का बिल्कुल मतलब नहीं को प्रधानमंत्री हो जाएगा। राष्ट्रपति के शक्तिशाली बनने का मतलब नहीं को मंत्रिमंडल की शक्ति को रिप्लेस कर देगा, वो कभी नहीं हुआ है, कभी हो भी नहीं सकता। और न संविधान, वो संवैधानिक प्रधान है, लेकिन ब्रिटेन की महाराजा जैसी उसकी हैसियत नहीं है। न तो उसकी हैसियत ब्रिटेन के महाराजा जैसी है, क्योंकि ब्रिटेन का महाराजा तो बिल्कुल नाम मात्र का है। ब्रिटेन का महाराजा नाम मात्र का है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का नहीं है, संविधान का है। इसलिए हम अपने हर राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान नहीं कहते, संवैधानिक प्रधान कहते हैं। नाम मात्र का थोड़े है।
और फिर उसके बाद न तो अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा है, भाई अमेरिका का राष्ट्रपति तो बादशाह है, न उसकी भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी है, न उसकी भूमिका ब्रिटेन के महाराज जैसी है। ये मैंने आपको एक सिनॉप्सिस बना दिया, अब एक पार्ट को विस्तार कर दे। एक पार्ट के विस्तार में पहला विधायी शक्ति देख ले। अच्छा आप देखिए मेंस लिखने में खास तौर ध्यान रखना पड़ता है, एक ही चीज का विस्तार मत करिए, हमें सब डायमेंशन लिखना है, थोड़े थोड़े में ही सही। देखिए मेंस में किस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर हमने तो कहीं बीच में जैसे भूमिका जाए पॉइंट लिख दीजिए, गलतियां कहाँ होती है, अगर हड़बड़ी में आप जाते हैं, वो पहले से प्रिपेयर्ड आप नहीं है, तो मेंस में सबसे बड़ी गलती होती है, कोई एक ही आयाम आएगा उसी को धुन देंगे। कई बार लोगों ने कितना लिखा, पूरा लिख मारा, लेकिन लिखा लिखने में 5 आयाम था, लिखा कितना, एक आयाम, तो 1/5 मार्क्स से मिलेंगे। ये बहुत बड़ी पहले से अगर प्रिपेयर नहीं है तो एग्जाम में गलती आप करके चले आएंगे, जो सामान्यतः लिखने में बड़े सिंपल प्रश्न में लोग खराब नंबर पाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण ऐसा है, भाई आपने अगर पूरा वेल थॉट आउट प्लान आपका नहीं है, अपनी दिमाग फ्रेमवर्क नहीं है, पहले सिनॉप्सिस नहीं है, तो गलती करिए, तो 1 पॉइंट लिख दिया है, 2 पॉइंट लिख दिया, 3 पॉइंट लिख दिया, या किसी को अनावश्यक विस्तार दे दिया, दूसरे को आपने छोड़ दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए पहले एक्सरसाइज करके जाना अच्छा होता है। कोई सवाल से आईजीपी में तो इसे मैं हमेशा प्रीफर करूंगा कि आप सेकंड पार्ट से ही 3 सवाल करिए, ज़्यादा सवाल आप सेकंड पार्ट से करिए, फर्स्ट पार्ट से नहीं। अरे फर्स्ट पार्ट में स्टैटिक है, अब अच्छा रॉल्स की जस्टिस पे आप क्या लिख देंगे तो नहीं कहा गया, बहुत लिमिटेशन उसका, व्यवहारिक उदाहरण आप लिख देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, इतना ही कर देंगे, और रॉल्स का जस्टिस जो है वो है, लेकिन यकीन मानिए हम यहाँ ऐसे एग्जाम्पल यूज करेंगे जो कहीं किताब में मिल नहीं सकता, तो फिर मेरी दिमाग की उपज रहेगी, तो अनमैच होगा वो, और जो सवाल विश्लेषणात्मक ओरिजिनल होगा उस पर एग्जाम में हमेशा ज़्यादा मार्क्स निकल जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट उल्टा करते हैं, वो आईजीपी फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन कर देते हैं, पूरा थिंकर को ही 3 महीने पढ़ रहा है, मजा आ रहा है, प्लेटो ने क्या कहा, उसके बाद यूनान में घूम रहा है, और बच्चे रोमांटिक हो जाते हैं, बच्चे बोला ओह माय गॉड ये तो प्लेटो, आप पता चला प्लेटो। ऐसा नहीं करना, सेकंड पार्ट में आपको आना है, दोनों का सेकंड पार्ट आप याद रखिए, जब भी किसी टॉपर से पढ़िए, अरे दोस्तों एनालिसिस करना चाहिए, सेकंड पार्ट में अगर आप अच्छा कमांड रखते हैं, जीएस में आप खराब नंबर आ जाए हो ही नहीं सकता, जीएस केवल एप्लीकेशन बेस है। हमारे कई बार आप देखते हैं फॉरेन पॉलिसी, कई बार लोग कहते हैं फॉरेन सेकंड पार्ट में, कई बार टॉपर बताते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्यों, अनकन्वेंशन होता है, ओरिजिनलिटी आपकी दिखेगी, विश्लेषण दिखेगा, विस्तार से भी दिखेगा, जहाँ मर्जी विस्तार कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट में चांसेस नहीं होते। प्लेटो में शिक्षा सामला के अलावा क्या लिख देंगे बताइए, प्रेजेंटेशन आप थोड़ा अलग कर देंगे, यहाँ तो ऐसे एग्जाम्पल आप लिख देंगे, आज तक एग्जाम्पल में द्रौपदी मुर्मू तक एग्जाम्पल बता दूंगा, वो फर्स्ट पार्ट में नहीं हो पाता, इससे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत लिखने पर प्रैक्टिस आ जाता है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, और अगर अपने अप्लाइड हो गए फिर तो जीएस में आपको धनाधन नंबर मिलेंगे। अब हम थोड़ा विस्तार करें, विस्तार से पीटी के लिए भी, वो विस्तार आप मेंस में लिख नहीं सकते, आप याद रखिएगा, क्या हम लिख नहीं सकते वो टेबल से पता होना चाहिए, कैसे हम नाप तोड़ के बात करेंगे, अब थोड़ा विस्तार करें, विस्तार को आपको पूरा लिखना नहीं, इसलिए कि पीटी भी देना है आपको, राष्ट्रपति की विधायी सकती है। अब हम यहाँ थोड़ा विस्तार कर दें, अच्छा पहले वो लिखवा दें क्या पिछला वाला, जैसा बताने के बाद लिखवा दें, पहले ऐसा बताने के बाद लिखवा दें, अच्छा लिख भी लीजिए तो ध्यान आपका नहीं भटकेगा, कई लोग निद्रा की मुद्रा में मुझे लोरी वोरी भी साथ पढ़ के आना चाहिए, क्या कहें, हाँ मौसम लोरी वाला है, लोरी दूध का बॉटल ये सब लेके आना चाहिए कुछ, जो भी सोच मुंह में, भाई कोई इनोवेटिव तरीका तो होना चाहिए। अब मैं आपको डांट सकता नहीं, इतने बड़े हो गए हैं कि भाई आपको डांटे मुझे खराब लगता है, तो कुछ अब इनोवेटिव आइडिया मुझे, भाई अगर उत्तर में इनोवेटिव बता रहा हूँ, कुछ इनोवेटिव आइडिया भी तो होना चाहिए, तो लिख लीजिए राष्ट्रपति की भूमिका, फिर थोड़ा सा फिर पीटी वाइज आपको बता दें, हेडिंग है राष्ट्रपति की भूमिका, संसदीय शासन में शक्ति पृथक्करण के साथ, अब एक किस्म की टर्म को लाते हैं, संसदीय शासन में शक्ति पृथक्करण के साथ शक्ति सम्मिलन, फ्यूजन ऑफ पावर, संसदीय शासन में शक्ति पृथक्करण के साथ शक्ति सम्मिलन, फ्यूजन ऑफ पावर, सम्मिलन मेल जोल, फ्यूजन FUSION, फ्यूजन, एक होता है फिशन, दूसरा होता है फ्यूजन, शक्ति का सम्मिलन, सम्मिश्रण कहिए, सम्मिलन कहिए, शक्ति का सम्मिश्रण या सम्मिलन भी पाया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां भी दी गई हैं, इसलिए राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां दी गई हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण
उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वीटो की शक्ति है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वीटो की शक्ति है। अब देखिए हमने कैसे संक्षेपीकरण कर लिया और राष्ट्रपति की विधायी सत्ता कितनी ज्यादा है, कैसे कुछ हमने संक्षेप किया। अगला पॉइंट, अच्छा वीटो की शक्ति अभी दिख रहा हूं तो ब्रैकेट में 111, अगर अनुच्छेद को याद है तो इसको यूज कर दीजिए। अध्यादेश 1, 2, 3 फैक्ट हमेशा ब्रैकेट में यूज कर दीजिए और इसी का भी विस्तार कर देंगे। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। राष्ट्रपति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। परंतु संसदीय शासन में संसदीय शासन में वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। ब्रैकेट में आर्टिकल 74 क्लॉज 1, संसदीय शासन में वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करता है। ब्रैकेट में आर्टिकल 74 क्लॉज 1। जबकि संघात्मक ढांचे के अंतर्गत, अच्छा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आर्टिकल 75 क्लॉज 1, वही बहुत महत्वपूर्ण काम है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ब्रैकेट में 75 क्लॉज 1 और संघीय ढांचे में वह राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। संघीय ढांचे में वह राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट, उसे क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं। ब्रैकेट में आर्टिकल 72। उसे क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं। उसे क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं और वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। अंतिम पॉइंट, राष्ट्रपति संसदीय शासन में संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति संसदीय शासन में संवैधानिक प्रधान है। संसदीय शासन डले, संसदीय शासन में संवैधानिक प्रधान है। जबकि संघात्मक शासन के अंतर्गत उसे आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। संघात्मक शासन के अंतर्गत उसे आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। संघात्मक शासन के अंतर्गत उसे आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। ब्रैकेट में 352, 360
356 को टेक्निकली आपातकाल में नहीं रखा जाता, वो संविधान के तंत्र की विफलता है। संविधान का भाग 18। तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां हैं संघीय शासन में, जहां संघात्मक शासन एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। जहां संघात्मक शासन एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। जहां संघात्मक शासन एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। अब आप देखेंगे ये है उसके कार्य। अब सवाल है भूमिका, अगले पैराग्राफ से कैसे भूमिका मिली। तो ये संक्षेपीकरण, इसी का भी विस्तार कर देंगे। और मैं बार बार कहता हूं यही आर्ट आपने होना चाहिए। यही इस परीक्षा को पास करने सबसे बड़ा आर्ट ही है कि हम कैसे वो चीज पढ़ें जिसको हम लिख सकते हैं। कैसे हम इधर लिख आगे लिखते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका निम्नलिखित कारकों से निर्धारित होती है। ये अपने पॉइंट में लिखिए। राष्ट्रपति की भूमिका निम्नलिखित कारकों से निर्धारित होती है। राष्ट्रपति की भूमिका निम्नलिखित कारकों से निर्धारित होती है। आपने लिख लिया अगले पैराग्राफ से। राष्ट्रपति की भूमिका निम्नलिखित कारकों से निर्धारित होती है। आपने लिख लिया अगले पैराग्राफ से। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच कुल मिलाकर सामंजस्यपूर्ण संबंध थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद यह मानते थे कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अपना विवेक अंडरलाइन। राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए लेकिन राजेंद्र प्रसाद ये मानते थे कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अपना विवेक अंडरलाइन। राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए सदैव बाध्य नहीं है। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद दिला दें, यहाँ आर्टिकल 53, अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आपको याद दिला दें। इसे एक बल की लाइन लिख भी लीजिए, इसको भले इसलिए लिख लीजिए। इसलिए अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 अनुच्छेद
अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के बीच संबंध में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति है। अभी बड़ी ध्यान देने की बात है। देखिए, जब हम अब सवाल है कि हम पहली बात थोड़ा सा कैसे हम एक्सप्लेन किया कर राष्ट्रपति का रोल, पहले कार्य लिख देंगे फिर रोल की बात आएगी। बिना रोल लिखे तो कार्य होगा नहीं। यानी हमारे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान इसलिए है कि सारे काम, अब देखिए एक तरफ है आर्टिकल 53। अब ये चीजें बहुत, अब यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 54, 55, 56 नहीं, 57, 58, 61 इम्पीचमेंट, 53 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ एक ही लाइन लिखा गया है, संघ सरकार की समूची कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। संघ सरकार की समूची कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। ये 53 में लिखा गया है। अब संघ सरकार की समूची कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी, ये आर्टिकल 53 है। इसका मतलब तो ये दिखता है कि अब इसी बात को हम विश्लेषण करें, इसका मतलब ये दिखता है कि राष्ट्रपति कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह की आवश्यकता नहीं, मतलब ये दिखता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है। और ये मामला, ये 1960 में राजेंद्र प्रसाद ने बात कह दी, बहुत ऑफिशियली कह दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के भाषण में ये बात उन्होंने कह दी कि देखिए, जो मंत्रिपरिषद होता है वो आर्टिकल, इसके साथ हमें एक आर्टिकल और देखना है। आर्टिकल 74 में लिखा गया है, अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि बहुत ही फेमस है, बहुत विवाद हुआ है, जिसपे भी मतभेद है, बहुत मतांतर है, जिसपे बड़ी रिसर्च हुए हैं। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और बाद में इसमें एक बात और देखी गई कि राष्ट्रपति एक बार इस सलाह पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक बार इस सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा की जा सकती है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। इसका मतलब है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, यानी कुल मिला के राष्ट्रपति को सहायता, कहीं विदेश यात्रा है सहायता दिया जाएगा, एयरक्राफ्ट दिया जाएगा, कहीं देश की यात्रा है सुरक्षा दी जाएगी। तो आप याद रखिए, ध्यान में रखने की बात यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्रालय की मुखिया नहीं है। राष्ट्रपति की सुरक्षा भी सरकार करती है। राष्ट्रपति की विदेश यात्रा है तो सहायता कौन देगा? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय वहां रहने का इंतजाम करवाएगा, सारा इंतजाम करवाएगा। और सलाह का मतलब दिया जाएगा, राष्ट्रपति को कहा जाएगा, मैडम अध्यादेश पे हस्ताक्षर करिए, इनकी नियुक्ति करिए। ये सारे नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री। तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति को मंत्री, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 एक जगह लिखा गया है, आर्टिकल 53 अलग लिखा गया है, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाए, अलग अलग पढ़ा जाए। और पहला मामला ऐसा आया था पंजाब का राम जवाया केस में, और हुआ ये था, राम जवाया पंडला की डिस्ट्रिक्ट और गवर्नर को बर्खास्त कर दिया। गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया। इसमें ये फैक्ट आपको मिल जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज को बर्खास्त करने की शक्ति राज्यपाल में होती है। हाँ, हाईकोर्ट के परामर्श से करेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, मंत्रिपरिषद का सलाह नहीं लिया। मंत्रिपरिषद सलाह नहीं लिया, ये मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उच्चतम न्यायालय का नहीं, राम जवाया केस में कहा दिया, शमशेर सिंह केस में ये बात कही। उच्चतम न्यायालय का नहीं, दोनों के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि विवाद राजेंद्र प्रसाद ने पैदा किया कि भाई यहाँ है संघ सरकार की समूची राष्ट्रपति हाथों में होगी। अब राष्ट्रपति सलाह और सहायता से, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। सलाह की बात करी थोड़ी होती है। हमें डॉक्टर ने सलाह दिया सुबह उठना, नहीं माना मैंने। कितनी बार लोग सलाह देते चाय मत पियो, मैंने कहा क्या क्या न पिए, एक ही जीवन मिला है।
कुछ लोग कहते हैं ये मत पियो, कुछ लोग कहते हैं ये छोड़ दो। अब एक अच्छा सलाह बाध्यकारी होती है या मेरे विवेक पर है? अब इसका माना जाए एक ही चीज का विश्लेषण कितना बड़ा होता है। इसका मतलब माना जाए कि क्या राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं कर सकता? राष्ट्रपति क्या हर बार मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा क्या? और अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह से नहीं काम करेगा तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा। लेकिन हमारा संविधान यहीं पे गवर्नर के साथ राष्ट्रपति कंपेयर करना बड़ा दिलचस्प है। यहीं पे राष्ट्रपति 74 क्लॉज 1 के अनुपात में गवर्नर को देखिए, राज्यपाल को 163 में बात लिखी गई है। 74 का जस्ट विस्तार है 163 क्लॉज 1, जिसमें लिखा गया है राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राज्यपाल इस सलाह सहायता के अनुसार काम करेगा, सिवाय जहां राज्यपाल के विवेकाधीन रूप में काम करने की अपेक्षा हो। राज्यपाल के लिए डिस्क्रिशनरी पावर स्पेशली संविधान में लिखा गया है। तो संविधान में इतनी गलती तो नहीं कर सकते थे। जब राज्यपाल के लिए डिस्क्रिशनरी शब्द का विवेकाधीन शब्द लिखा, डिस्क्रिशन का प्रयोग कर दिया, राष्ट्रपति के लिए किया ही नहीं। तो बार बार उच्चतम न्यायालय ने कहा शमशेर सिंह केस में, राम जवाया केस में, नहीं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। अब बड़ा विवाद हो जाता है इसमें। अब ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा तो हमारे मंत्रिपरिषद जैसे नहीं होती। हमारे यहाँ होती सरकार, दूसरी होती काम चलाऊ सरकार। एक होती सरकार, दूसरी काम चलाऊ सरकार। जैसे जब भी किसी राज्य में चुनाव घोषणा होती है तो उस समय सरकार कैसी जाती है? काम चलाऊ। अब किसी मान लीजिए कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चौधरी चरण सिंह। जयप्रकाश मोरारजी भाई देसाई अपना त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी ने कहा भाई किसी और के पास समर्थन है क्या? चौधरी चरण सिंह ने कह दिया मेरे पास समर्थन है, मैं अपना बहुमत सिद्ध कर दूंगा। सदन में गए वो, और नीलम संजीव रेड्डी ने कहा इतने वरिष्ठ नेता है कि अरे मेरा बहुमत होगा ही। नीलम संजीव रेड्डी कोई बात नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देता हूँ, लेकिन उसके बाद अब बहुमत सिद्ध करिए। कोई बात है, बहुमत तो सिद्ध करिए। उनका हो तब तो सिद्ध करना है। नीलम संजीव अवाक रह गए, आपने कहा था कि मेरे पास है, मैं कहा था बाद में पता चला नहीं। अब जब ये खबर सुनी तो जगजीवन राम दौड़े गए। जगजीवन राम ने नीलम संजीव रेड्डी का सर एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, एक मौका मुझे दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बनाइए प्रधानमंत्री। नीलम संजीव रेड्डी का ये गलती मैं कर चुका हूँ। उन्होंने कह दिया अब चौधरी चरण सिंह साहब आप ही काम चलाऊ सरकार के मुखिया रहिए जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता। उसी बीच में चौधरी चरण सिंह ने एक बार राष्ट्रपति को संदेश भेजा, मैं देश को संबोधित करना चाहता हूँ। नीलम संजीव चुपचाप बैठे रहना, संबोधित करना चाहते हो। फिर वो विधेयक लेकर आ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसा चेंज करना चाहते हैं। नीलम सिंह कहा काम चलाऊ सरकार है, कोई काम आप नहीं कर सकते। हकीकत में तो नीलम संजीव रेड्डी की एक बात नहीं मानी, लेकिन आप पहले का मतलब यही था कि मंत्रिपरिषद बना हुआ था, प्रधानमंत्री रहेगा, मंत्रिपरिषद बना रहेगा। ये बात आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देने की है कि हमारे संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, राष्ट्रपति का शासन कभी संघ में नहीं लगता। संघ में राष्ट्रपति शासन कोई कल्पना ही नहीं है। राज्य में ये वास्तविकता है कि बिना मंत्रिपरिषद के राज्यपाल रह सकता है, जब 356 लगेगा। संघ में ऐसी कल्पना नहीं है। और आज ऐसा कोई सैंपल नहीं बता सकते जहाँ राष्ट्रपति रहा हो और मंत्रिपरिषद में रहा हो। इसी बात कही गई, मामला जब राजेंद्र प्रसाद ने उठाया तो बार न्यायपालिका ने भी कह दिया कि देखिए 53 और 74 को आर्टिकल मत देखिए, ये वकालत करने से काम नहीं चलेगा। 74 53 मत देखिए, और ये तो देखिए प्रधानमंत्री निर्वाचित कैसे होता है, ये तो देखिए हमारे शासन कैसा है, ये तो देखिए राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है। जब इन समीकरण पर पाएंगे लेकिन राष्ट्रपति मुख्य कैसे हो सकता है, और राष्ट्रपति मुखिया ही बनने का शौक था तो सीधे चला जाता। अब कल जो द्रौपदी मुर्मू बचाने के लग जाए कि ना मोदी कौन होता है, मैं राष्ट्रपति। अच्छा पति का तो वैसे जल्दा होता है, जो राष्ट्रपति हो जाए उसको नाम ही तरह भारी भर करने का। अच्छा एक बात देखिए, हम लोग कैसे जो बहुत विशेषज्ञ संविधान का नहीं वही बात को समझता है। गाँव किसी आम आदमी से पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पद कौन सा राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री थोड़ी कहता है। अब उसको क्या पता 53 क्या 74 क्या है, लेकिन बात 53 74 से तय नहीं होनी चाहिए। चुनाव को भी देखिए, संविधान की बाकी व्यवस्थाओं को देखिए, तो प्रधानमंत्री का मतलब है सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री का मतलब है कि वो राष्ट्रपति सीधे सांसद विधान के द्वारा निर्वाचित होता है और फिर वो कोशिश करेगा और ये विधान देखने की बात है। अब वैसे बात देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति संविधान के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री पद गोपनीयता दोनों की शपथ लेता है। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता क्योंकि उसके पास गोपनीय कुछ ही नहीं है, गोपनीयता की शपथ मंत्री लेता है। इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियों की व्याख्या करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। और शायद राजेंद्र प्रसाद वही बात भूल गए। संविधान सभा जब उनसे पूछा गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच संबंध बताइए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करे। कुछ भी ऐसा नहीं है, बाइंडिंग शब्द लिखा नहीं गया, शैल शब्द का उपयोग था ही नहीं, शैल एक्ट लिखा गया, सपोज टू बी एक्ट, तो भाई बाइंडिंग तो ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे संसदीय शासन है, इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। ये हम परंपरा अपना लेंगे ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन में थी। लेकिन थोड़ा सा विवाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच होता ही था। और इसके लोकतंत्र में राजेंद्र प्रसाद और नेहरू की जीवन शैली बिल्कुल अलग अलग थी। राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा परंपरावादी थे, नेहरू परंपरा बिल्कुल नहीं मानते थे। राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के बारे में कहा जाता है सुबह उठ जाते थे, नेहरू 10 बजे सो के उठते थे। इसका मतलब जो भी 10 बजे उठता है उसमें नेहरू बनने की संभावना हो जाता है। ये तर्क नहीं, तर्क है, क्योंकि बाकी बात तो कंपेयर नहीं करेंगे, इसी बात कंपेयर कर लेंगे। कई लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कई लोग नशीला पदार्थ खाने का एग्जाम्पल ले, देखो वो सेलेक्ट हुआ, खैनी भी खाता था, मतलब ये खैनी खाने का सबसे कुछ तर्क देता है, बाकी उसकी विशेषता कुछ नहीं देखा, केवल क्या देखा। कई लोग ऐसे तर्क देते हैं, देखो पीना खाना ऊपर अपराध होता है, देखो वो सब कुछ पीता खाता था सिलेक्शन हो गया, बाकी उसको फॉलो नहीं किया, अपने काम से फॉलो कर लिया। ये बात ये तर्क नहीं कहलाता। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में ओम भूर्भुवः स्व लिखा दिया था, नेहरू गए नेहरू, डॉक्टर साहब ये सब क्या कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, नेहरू ने कहा डॉक्टर साहब आप मत जाइए, ये धार्मिक कार्यक्रम है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं तो हिंदू हूँ, मैं व्यक्ति के रूप में जा रहा हूँ। अब राष्ट्रपति कहाँ व्यक्ति हो जाता है, कहाँ राष्ट्रपति हो जाता है, ये अंतर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा संवैधानिक विवाद कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को देख लिया,
इंदिरा गांधी का कहना रहे कि बस लफड़ा खत्म करो। इंदिरा गांधी का लफड़ा ही नहीं आना चाहिए। राष्ट्रपति शक्तिमान नहीं बन सकता और 100 के चुनाव लड़ ले। इसी राष्ट्रपति ऐसे आदमी को बनाओ जो आपके ऊपर निर्भर रहे। और देखिए पॉलिटिक्स नहीं होता दोस्तों। अब ये संगठन में कभी भी कोई आदमी आपको ऐसा नहीं रखेगा जो आपकी इंडिपेंडेंट पावर हो। वो चाहेगा कि आपके ऊपर निर्भर। यही तो आप देखो कांग्रेस में। अब बीजेपी का तो हाल अगर सारी शक्तियां मिश्रा मोदी के हाथ में रहेगी तो मुख्यमंत्री के चुनाव जिता देंगे। ये हर संगठन में खामी होती है। संगठन जब बड़ा होता है तो लगता है कि आदमी शक्तिमान है। ऐसा होता नहीं। संघ में शक्ति होती है। तो हरियाणा देख सकते हैं, किसी पार्टी में, किसी संगठन में, कहीं भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी ने किसी इंदिरा गांधी का नो लफड़ा, नो मच लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। इंदिरा गांधी ने किसी भी शक्तिशाली स्वतंत्र व्यक्ति के राष्ट्रपति बनाने का समर्थन नहीं किया। इंदिरा गांधी ने किसी भी शक्तिशाली स्वतंत्र व्यक्ति के राष्ट्रपति बनाने का समर्थन नहीं किया। अपितु अपने वफादारों को राष्ट्रपति बनाया। अपने वफादारों को राष्ट्रपति बनाया जिसमें बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जैल सिंह, जिसमें बीबी गिरी, बीबी मतलब वी है, को राष्ट्रपति बनाया। अपने वफादारों को राष्ट्रपति बनाया जिसमें बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जैल सिंह, जिसमें बीबी गिरी, बीबी मतलब वी है, बीबी नहीं है। बराह वेंकट गिरी, वो वाला बीबी नहीं, वी गिरी, VIP, बराह वेंकट गिरी, बीबी गिरी, यानी जैल सिंह, और उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित भी किया। उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित भी किया, जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1, उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित भी किया, जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। चौबीसवें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। कि राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 74 क्लॉज 1, 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में शब्दों का परिवर्तन करते हुए कहा गया आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में शब्दों का परिवर्तन करते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करेगा अंडर शैल एक्ट। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करेगा शैल एक्ट। करेगा शैल एक्ट। अगला पॉइंट, शैल एक्ट करेगा, पहले था कार्य करने की अपेक्षा है, इंदिरा गांधी ने कहा करेगा। अब बेकार की बात मत करना, जो हम कहेंगे करना। अगला पॉइंट, यद्यप 44वें संविधान संशोधन से संविधान संशोधन से सलाह को एक बार पुनर्विचार करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। 44वें संविधान संशोधन से सलाह पर एक बार राष्ट्रपति से पुनर्विचार की अपेक्षा की गई। मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा भी की गई। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा की गई। ये देखिए चेंज कर दिया। तो कहा जाता कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति की शक्तियों को काफी सीमित कर दिया। अच्छा, ये बात भी याद दिला दें, आर्टिकल 74 में पूरी बात लिखी गई है। पूरी बात ये भी लिखी गई है कि मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, वो पहले से लिखा गया है, वो सलाह कभी न्यायालय के द्वारा नहीं जांच की जाएगी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति क्या सलाह दी गई कि न्यायालय की जांच का विषय नहीं होगा। आर्टिकल 74 कॉस्ट में लिखा गया है। जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रपति को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, तो एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा मंत्रिपरिषद ने भेज दिया तो उसे कार्य करना होगा। तो ये इंदिरा गांधी ने शक्तियों को कमजोर किया। लेकिन फिर देखिए, ये संविधान से देश नहीं चलता, पॉलिटिक्स से चलता है। अब बताइए, कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाए? पॉलिटिक्स है आर्टिकल, नहीं पॉलिटिक्स। अब कर्नाटक में सिद्धारमैया बनेंगे, तो सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार के बीच में क्या फार्मूला तय होगा? ये संविधान से तय हुआ है, पॉलिटिक्स से, ये पॉलिटिक्स है। तो कितना भी अनुच्छेद आप लिख दीजिए, कितने प्रावधान कर दीजिए, बात नहीं बनेगी जब तक आप पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे। कैसे? आगे से अगले पैराग्राफ से, इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद गठबंधन सरकार के दौर में राष्ट्रपति की सक्रियता का दौर देखा गया, सक्रियता लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हो गई। राष्ट्रपति की सक्रियता का दौर देखा गया क्योंकि प्रधानमंत्री की शक्तियां कमजोर हो गई। और के.आर. नारायणन, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपतियों के द्वारा के.आर. नारायणन, अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपतियों के द्वारा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर अनेक प्रकार के दबावों का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपतियों पर अनेक प्रकार के दबावों का, प्रधानमंत्री पर अनेक प्रकार के दबावों का प्रयोग किया गया। क्योंकि के.आर. नारायणन ने बिहार में अनुच्छेद 356 लागू करने, के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए कहा। 356 लागू करने के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए कहा। आपको मैं याद दिला दें, इतनी बड़ी घटना थी
ये पहली बार शायद किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कहा होगा 356 के प्रयोग पर पुनर्विचार करिए। जैसे इतना बड़ा, अब देखिए जब राष्ट्रपति कोई काम कहेगा तो मीडिया खूब यूज करती है उसके बात को। आजकल तो लोकतंत्र का जमाना है, मीडिया 24/7 मीडिया है, इस बात को इतना लाइमलाइट में लाया जाता है पूछिए मत। और बाद में राष्ट्रपति बाद में तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बैकफुट पे आ गए, फिर 356 नहीं लगा। दूसरा 2006 में कलाम ने लाभ पद संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। 2006 में राष्ट्रपति कलाम ने लाभ के पद संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा। लाभ के पद संबंधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा। लास्ट पॉइंट है 2014 के बाद 2014 इंदिरा गांधी के दौर की वापसी होती प्रतीत हो रही है। 2014 के बाद इंदिरा गांधी के दौर की वापसी प्रतीत हो रही है, जहां प्रधानमंत्री ने अपने पसंदीदा राष्ट्रपतियों का चयन किया है। जिनमें रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू प्रमुख है। तो ये अप्स एंड डाउन से कुल मिला के इस तरीके की राष्ट्रपति की भूमिका रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस भूमिका के बावजूद तब गठबंधन सरकार के दौरान के आर नारायण बहुत सक्रिय थे। के आर नारायण तो कई नई परंपराओं का निर्माण कर दिया था। तो क्या देखेंगे, एक बार तो सदन का संबोधन कर रहे थे, अमेरिका राष्ट्रपति आए थे और के आर नारायण ने कह दिया कि हम मल्टीकरण का समर्थन करते हैं, दुनिया के चौधरी का नहीं। सरकार ने कहा भाषण में लिखा था, सही पढ़ दिया आपने, उनका सब चीज वही पढ़ने का लिखा है, हमारे दिमाग नहीं है। 26 जनवरी को पहले क्या होता था, सरकार लिखा हुआ पढ़ा देती थी, राष्ट्रपति पढ़ देता था। के आर नारायण ने फ्रंट लाइन के एडिटर एलराम को बुलाया, उनका हाथ हमसे सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। तो बड़ी सारी परंपराओं को छोड़ा, 356 के पुनर्विचार वापस दे दिया। कलाम ने एक तरीके से यूथ आइकॉन के रूप में काम किया और कहा जाता है कि मीडिया के दौर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, किसी मंत्रालय का मुखिया नहीं है, तो स्वाभाविक राष्ट्रपति कुछ काम नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति कुछ काम नहीं करता तो आप देखेंगे एक नई प्रवृत्ति बनी हुई है, सारे विपक्षी दल के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। जब विपक्षी दल के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो अपने राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ये जनमत का निर्माण है। तो क्या कहते हैं, आम जनता नहीं समझ सकती राष्ट्रीय संविधान, ये तकनीकी मामला है, पढ़े लिखे लोगों का आम जनता बड़ी बात को जानती है। ये बार बार तुलना राजनेताओं क्या चाहिए, फोटो चाहिए, मीडिया में लाइमलाइट चाहिए, आम जनता कैसे देखेगी कि भाई रोज राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं, अच्छा सरकार कुछ बड़ा काम कर रही है क्या, इसको आम जनता से देती है। इसलिए राष्ट्रपति का प्रयोग किया जाता है। और आज की मीडिया के जमाने में राष्ट्रपति एक बात बोल दे, जैसे प्रणब मुखर्जी, और मोदी सरकार आई, प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति थे और आप जानते हैं कि मोदी सरकार आई तो पता नहीं कौन से फ्रिंज एलिमेंट, कहीं मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं ये सब हो गया। तो इस बात पे प्रणब मुखर्जी ने भाषण दे दिया कि देश में सहिष्णुता बढ़ रही है। मीडिया ने जबरदस्त कवरेज किया, उसे मोदी मिलने गए प्रणब से, उनका प्रणब ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलने का, और आपके नाम पर भारत का विचार कर रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं। प्रणब मुखर्जी कोई बात नहीं बोलूंगा, ये राष्ट्रपति हमारे यहाँ ब्रिटेन के और हमारे सेकंड बैलेंस राष्ट्रपति कई मामलों में सेकंड बैलेंस कर सकता है। आज भी इतने संवैधानिक संशोधन है, तब भी वीटो करना, अपना विचार के लिए भेज देना। और एक ही एग्जाम्पल लेके प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उत्तराखंड में 356 लगा, उन्हें 3-4 दिन साइन करने में से लेट कर दिया। इसी बात में बड़ा स्पेकुलेशन होने लगा कि राष्ट्रपति विचार के भेज देंगे या साइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे और आपको मैं याद दिला दूँ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राम जेठमलानी वकील थे। और अब ये बात यहाँ पे बड़ी बेसिक फैक्ट है जो पीटी के बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार किसी मंत्री के खिलाफ कोई जांच करवानी चाहे तो उसे राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का जांच नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हो सकता। राज्यपाल पहले परमिशन देगा, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच करना है तो राष्ट्रपति परमिशन देगा। अगर सोचिए, देखिए सीबीआई का बॉस प्रधानमंत्री, उसी की जांच सीबीआई करेगी, ये भी अप्रत्याशित मामला था। तो राम जेठमलानी उच्चतम न्यायालय में गए, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को आदेश दे, परमादेश दे कि सीबीआई जांच करवाई जाए, उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना तो देखते हैं, यानी संविधान की रक्षा की शपथ लेता है तो वो प्रशासनिक प्रधान है ना, हो सकता है, फिर भी संविधान प्रधान रहते हुए प्रधानमंत्री को नियंत्रित कर सकता है। और लोग कहते भी हैं कि फखरुद्दीन अहमद ने हस्ताक्षर कर दिया आपातकाल पे, हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए था उनको, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री कितने एहसानमंद थे, हस्ताक्षर करने से नहीं बच पाए। अब इसी बात को एक एक करके अलग अलग बता दें तो निष्कर्ष आप लिख लीजिए। अब देखिए, राष्ट्रपति पे तो कहीं भी महाभियोग चला सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन गठबंधन सरकार के समय तो महाभियोग भी चलाना मुश्किल था, 2/3 बहुमत कहां से लाएंगे। इसी गठबंधन सरकार का राष्ट्रपति थोड़ा और एक्टिव हो जाता है। और कलाम ने क्या, राष्ट्रपति भवन खोल दिया, उनका आओ देखो राष्ट्रपति भवन कैसा, तुम्हारा ही तो है, टैक्स पेयर का पैसा है, क्योंकि राजा महाराजा घर थोड़ी है, आम जनता नहीं है, दिल्ली लाई बैठे हुए हैं, तो आम जनता कैसे आएगी, ये आम जनता घर है, तो उन्होंने खोल दिया। तो भाई सीधी सी बात है, महाभियोग तो लाया ही जा सकता है।
चेक एंड बैलेंस करने वाला तरीका मैंने कल बता दिया था, चेक एंड बैलेंस रहेगा, फिर भी संवैधानिक दायरे में रहते हुए राष्ट्रपति अपने प्रभाव का प्रयोग तो ला ही जा सकता है। चेक एंड बैलेंस करने वाला तरीका मैंने कल बता दिया था, चेक एंड बैलेंस रहेगा, फिर भी संवैधानिक दायरे में रहते हुए राष्ट्रपति अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। ऐसा कलाम और के आर नारायण ने किया था। फिर मैंने कहा कंडीशन अप्लाई। और दोस्तों यही तो खेल है, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। यही तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में होता है, यही न्यायपालिका सरकार के बीच में ही राष्ट्रपति के साथ होता है। आपको लगा नहीं कभी सरकार न्यायाधीशों के खिलाफ थी, बड़े न्यायाधीशों के खिलाफ बयानबाजी किए जा रहे थे, चंद्रचूड़ ने कहा मार हथौड़ा, और वे 2 निर्णय बैक टू बैक सरकार के खिलाफ दिए गए, सरकार सन्न मार दी है। भी न्यायपालिका का साफ संदेश है, हमारे पीछे पड़ोगे तो हमारे पास भी तक तरीका है। इसलिए बाद में फिर मामले में समझौता होता है कि भाई ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप हमें छेड़िए, जिसको सब लिखिए। अच्छा, कभी आपको सवाल ऐसा आ जाए कि राष्ट्रपति की संसदीय शासन में और संघीय शासन भूमिका बताइए, तो आप लिख लेंगे अरे संघीय शासन मतलब राज्यपाल, संघीय शासन 356, संघीय शासन मतलब आपातकाल, संघीय शासन मतलब मुख्यमंत्री, और संसदीय शासन मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना। तो कभी भी एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करता है, क्योंकि एज इट इज सवाल कभी नहीं पूछेगा वो। ऐसा सीखिए। राष्ट्रपति प्रशासनिक प्रधान नहीं है, अपितु संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति प्रशासनिक प्रधान नहीं है, अपितु संवैधानिक प्रधान है। इसके बावजूद प्रशासनिक प्रधान नहीं है, अपितु संवैधानिक प्रधान है। इसके बावजूद वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को नियंत्रित और संतुलित करने की क्षमता रखता है। वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को नियंत्रित और संतुलित करने की क्षमता रखता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को नियंत्रित और संतुलित करने की क्षमता रखता है। यद्यपि यह राजनीतिक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि यह राजनीतिक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है। अब इसी बात का विस्तार कर दें, अब एक एक का विस्तार कर दें। तो पहला है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और आप याद रखिए जीएस में, जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो यकीन मानिए ये पूरा ये अभी तक जो हमने डिबेट पढ़ा सैद्धांतिक है। जीएस में सैद्धांतिक सवाल कभी नहीं आएगा। जीएस में क्या आएगा? अध्यादेश से संबंधित, वीटो से संबंधित जो प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ये विषय जीएस का खास अंतर हो जाता है। इसलिए देखिए जीएस वाले पार्ट में हम संवैधानिक, ये सैद्धांतिक वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। और फिर अच्छा बच्चे क्या सोचते हैं, लगता है सर यहाँ छोड़िए क्या, यहाँ शॉर्टकट, बच्चे ही समझते हैं यहाँ शॉर्टकट मारा, शॉर्टकट नहीं मारा, सही कट मारा। उसका नेचर पेपर को ध्यान से देख ले। पेपर जीएस में सैद्धांतिक सवाल 2 ही पार्ट से पूछा जाता है, या तो संघवाद या पंचायती राज। बाकी सारे सवाल अप्लाइड है, यानी जो हो रहा है उसी सीधा में उठा के पूछेगा। 30-74, 53, राष्ट्रपतियों की भूमिका, ये सैद्धांतिक विशेषण है। जीएस का मतलब ही नहीं आता। वो सीधा पूछेगा वर्तमान में क्या हो रहा है बता दीजिए। तो दोनों में थोड़ा सा अप्रोच अलग आ जाता है। जीएस में ज्यादा एप्लीकेशन बेसिस सारे सवाल रहते हैं। तो देखिए विधायी शक्ति में अब देखिए विस्तार कर दें। पहला, विधायी शक्ति में क्या होता है? राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब क्या है? बुलाना। लोकसभा राज्यसभा की बैठकों को आहूत करना। अच्छा, संयुक्त बैठक कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक, लोकसभा की बैठक, संयुक्त बैठक ये कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति आहूत करेगा। दूसरा, सत्रावसान कौन करेगा? सत्रावसान कौन करेगा? स्थगन कौन करेगा? सत्रावसान कौन करेगा? स्थगन। धीरे से बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। स्थगन स्पीकर करेगा। अनिश्चितकालीन स्थगन कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर। अनिश्चितकालीन स्थगन कौन करेगा? स्पीकर। सत्रावसान कौन करेगा?
अरे भाई लॉजिकल है, राष्ट्रपति एक बार सदन बुला देगा, अब उसके बाद रोज रोज की कार्यवाही थोड़ी देखेगा। रोज रोज कार्यवाही जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की। कोई चीज आप पढ़िए तो उसका लॉजिक जरूर आप देखिए, ऐसा क्यों किया गया है। वही काम बहुत लॉजिक से किया गया है। अब राष्ट्रपति रोज आके देखेंगे द्रौपदी महोदय इस सांसद क्या कर रहे हो। दूसरा, लोकसभा का विघटन कौन करेगा? विघटन कौन करेगा? श्योर? राज्यसभा का? चिड़िया उड़, कौवा उड़, चश्मा उड़। तो आप इधर देखिए, हमेशा कई बार पीटी में क्या होता है, कथन सही है सही है सही है, चौथा गलत है, उसको सही पढ़ लिया। इसी वजह से सेट परसेप्शन साइकोलॉजी में गलती होती है। आपको लगता है कि कल कई बार ऐसा मैं सीढ़ी से उतर रहा था, कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा था जो मेरे स्टूडेंट जैसा था, मैं उससे बोलने वाला था, मैंने चेहरा देखा, नहीं ये तो नहीं है, मैं फिर मुड़ गया। सेट परसेप्शन। तो कई बार एक चीज है ये। दूसरा, कौन कौन से ऐसे विधेयक होते हैं जिसे सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? करेक्ट माना। इतने विधेयक हैं जिनको, ये बेसिक बात है, पीटी में पढ़ना है, ये मुझे नहीं बताना चाहिए बच्चों। धन विधेयक, कई विधेयक ऐसे होते हैं जिनको सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक। अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रभावित करने वाले विधेयक, ऐसा कोई विधेयक जिससे राज्य के करारोपण के हित प्रभावित होते हों, इन विधेयकों को राज्य के नाम भूभाग क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक, इन विधेयकों को सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। फिर इसके अलावा ऐसे विधेयक, राष्ट्रपति कई रिपोर्ट सदन के सामने रखता है। किसकी रिपोर्ट रखेगा? सीएजी की, यूपीएससी की, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की, वित्त आयोग की, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की, इन सब की रिपोर्ट राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखता है। और राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का भाग होता है, इसलिए वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करेगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदन को संदेश भेज सकता है। याद रखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को भी संदेश नहीं भेजता, सदन को संदेश भेज सकता है। किसी विधेयक पर विचार किया जाए, कहा गया था राष्ट्रपति को सदन को संदेश भेजने की शक्ति होती है। वो संयुक्त संबोधन करेगा नए वर्ष के पहले सत्र में और नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र में। राष्ट्रपति विधायी शक्ति है। और उसके बाद अध्यादेश की शक्ति, अध्यक्ष ने बता दिया नहीं आपको, बता दिया नहीं। अगला, और वीटो की शक्ति, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अभी बात लॉजिकल है कि राष्ट्रपति सारी शक्तियों का उपयोग किसके परामर्श से करेगा? मंत्रिपरिषद। लेकिन जो हम कहते बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए, यही मतलब है कि इनका संबंध पीटी से बेसिक बात याद होनी चाहिए। अब लास्ट में वीटो की बात करते हैं, वीटो का थोड़ा सा यहाँ पे कर दें। तो आप याद रखिए, संविधान में हमारे यहाँ कहीं वीटो शब्द का उपयोग नहीं है। वीटो का प्रयोग, वीटो का मतलब होता है ना कह देना, शाब्दिक मतलब इसका ही है। न किसी संविधान में, न कहीं विधि में है, यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र में चार्टर में भी नहीं है। वहाँ भी जो वीटो शब्द की बात आती है वो लोकप्रिय शब्द है। तो वीटो का मतलब क्या है? ये अनुच्छेद 111 की बात है। अच्छा, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? 108। ये अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या होगा? आप याद रखिए, जब दोनों सदन विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, दोनों सदन कैसे भेजते हैं, दोनों का तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है? राष्ट्रपति अनुमति देगा, प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट टू द बिल। राष्ट्रपति अनुमति देगा, अनुमति नहीं देगा, विथ होल्डिंग एसेंट, अनुमति नहीं देगा। दूसरा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा, सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। संसदन की बात ध्यान रखिएगा, 71 में भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के भेजता है वो मंत्रिपरिषद को, 111 में पुनर्विचार के भेजता है संसद को। मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के भेज सकेगा कि मंत्रिपरिषद पॉलिसी मेकिंग करती है, यानी पॉलिसी मेकिंग पर 356 का लगाना ये कोई विधेयक थोड़ी है, ये तो कार्यपालिक एक्शन है, उस पर भी पुनर्विचार की मांग कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। लेकिन सवाल है कि कितने दिन में वो निर्णय लेगा, इसके बारे में कोई समय सीमा है नहीं। राष्ट्रपति कब कहेगा कब नहीं कहेगा, समय सीमा कोई है नहीं। तो राष्ट्रपति अनुमति देगा। तो आप याद रखिए, अगर अब विश्लेषण का मामला कहाँ बनता है? अभी तक तो कहीं से पूछा नहीं गया, कभी विवाद होगा, और जब तक द्रौपदी मुर्मू है और प्रधानमंत्री मोदी है विवाद होगा नहीं, इसलिए राष्ट्रपति सवाल ही नहीं आ रहा है। गठबंधन सरकार में देखिए, राष्ट्रपति से बार बार सवाल आया हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति जोश में आ जाता कभी कभी, वो इंडिपेंडेंट था,
तो ये 2024 तक ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर से प्रधानमंत्री रिपीट कर दिया, राष्ट्रपति वाला सवाल फिर से बनेगा ही नहीं। और अभी कभी तो आप जरा सोच के देखिए, द्रौपदी मुर्मू कितनी आसान बन है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, कैसे राष्ट्रपति बन गई। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद महोदय थे, मोदी जी थे, वो कार्यक्रम संवैधानिक पद में तो कोविंद महोदय बड़े थे राष्ट्रपति के रूप में, तो प्रधानमंत्री जी उनके सामने नमस्कार कर झुके, वो और झुक गए। मोदी ने कहा महोदय राष्ट्रपति यहाँ सामने में झुको, वो भूल गए थे। या देखिए रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू हमेशा जीवन आसान बन रहेंगे। प्रधानमंत्री करण राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन दो, माई गॉड 350 कमरा, अमृत उद्यान, क्या जबरदस्त। मतलब वहां तो मिले जाना राष्ट्रपति भवन दोस्तों, तो वो पिछले जन्म में जरूर कोई विशेष आशीर्वादी रहा होगा। वेतन भत्ता देख सकते हैं जो 3.5 के वहां रोज ही रिसेप्शन हो रहा है। हमारे यहाँ तो पूरे जीवन में एक रिसेप्शन हो, शादी के कहीं छोटे मोटे रिसेप्शन और हो जाते हैं, वहां तो राष्ट्रपति कैसे, अब किसी कोई प्रधानमंत्री आ रहा है तो रिसेप्शन होगा, 26 जनवरी हो तो रिसेप्शन होगा, रिसेप्शन चलता रहता है दोस्तों। अभी पता लगे राष्ट्रपति कुछ खा नहीं पाते, खाने को राष्ट्रपति बना लेंगे, ये भी कमाल की दुनिया दोस्तों। दांत है तो चना है, चना है तो जिस समय घर, ये भी इसीलिए जो जिस फेज में खुश रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हार्ड वर्किंग आदमी को ऑप्टिमिस्ट बहुत सिखाए तो खुश रहना चाहिए। ये तो परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल आपके आसपास होती है, फिर भी खुश रहने की आदत होनी चाहिए। जीवन के हर पल के अलग अलग मजे होते हैं। लेकिन जिस राष्ट्रपति, अरे 30 तो वाहन है, मतलब 350,000 सेवक हैं, 350 सेवक, मतलब यकीन मानिए दोस्तों, हमें तो राष्ट्रपति भवन मिल जाए। हम भारत का राष्ट्रपति भवन समर बनवाए थे, हमारा राष्ट्रपति भवन तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से बड़ा है। मामला इतना ही नहीं है दोस्तों, मुझे तो राष्ट्रपति भवन मिल जाता, आधा कमरे के रहने के, आधा मत आराम से। अमृत उद्यान शादी ब्याह में फ्रेंड में देता, भैया शादी ब्याह करो, 2-4 लाख दे दो, और दोस्तों आपको ही बुला लेता, क्या पढ़ने पढ़ाने क्या झंझट है, सुबह आप भी चले आओ, हम भी चले आए, तब कमाल की बात हो जाए। इसलिए आप याद रखो, ऐसा पद ही मिल जाना बड़ी बात है। और ये तो संविधान में यहाँ तक लिखा गया राष्ट्रपति को
और ये तो संविधान में यहाँ तक लिखा गया कि राष्ट्रपति को मतलब कि रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा, राष्ट्रपति को रेंट फ्री एकोमोडेशन होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगा। और इतना नहीं भाई, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए 3 एम्बुलेंस होती है। शिमला में कभी जोर बसाने वाले राष्ट्रपति महोदय शिमला जाएंगे और 15 दिन तक शिमला रहेंगी। उसके बाद हैदराबाद के लिए अलग है, कहीं भी जा सकती है। बस एक बार खासतौर पर थी जब कलाम थे राष्ट्रपति भवन में, लोग कहते थे कभी कोई महात्मा राष्ट्रपति भवन में आया तो उसका नाम था कलाम। मतलब पर्सनल इंटीग्रिटी की तो हाईएस्ट मिसाल है कलाम। तो लेकिन जब आई थी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल दोस्त, मतलब कहीं यात्रा पे जाती थी। इस बात से आप देख सकते हैं, जैसे एक बात राष्ट्रपति, अगर आप अभी मई लास्ट जून के फर्स्ट वीक में शिमला कभी जाइए तो आपको बहुत सारे एकोमोडेशन जाम पैक मिलेंगे। आप पूछिए क्या है, तो राष्ट्रपति आए ना, राष्ट्रपति आए हैं यार, सारे कमरे बुक हो गए, राष्ट्रपति के रिश्तेदार आए। अच्छा, जब ये ऐसे जाती थी तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तो पूरा एयरक्राफ्ट भर के जाता था, चाचा ताऊ मौसी सबको लेके जाती थी। कलाम ने कभी ऐसा नहीं किया, कलाम अकेले जाते थे। और कोई सारी शादी नहीं थे, परिवार लोग तो थे, परिवार लोगों को भी नहीं लेके जाते थे, कभी टूर पे जाते ही थे। और कहते थे कि वो एक ब्रिज किस्से के राष्ट्रपति भवन में थे, एक ही ब्रिज किस्से के बाहर गए और राष्ट्रपति देवी जी पाटिल पूरा ट्रक भर के 2-4 ट्रक भर के ले गए, पता नहीं क्या लेके राष्ट्रपति भवन से। तो अच्छा, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख कहाँ है? दूसरी सूची में संविधान की दूसरा। और आप याद रखिए, हमने पहले बता रखा, हमारा संविधान बड़ा लिबरल है। पहले कहता भाई वेतन भत्ता देख लो, मन हो शपथ ले लेना। शपथ तीसरी सूची में है, वेतन भत्ता किसमें है? दूसरी में। लेकिन अब अभी तक तो मजाक की बात थी, अब सीरियस वाली बात कर ली जाए। 71 में क्या है मतलब? 71 क्या बात है हम बता रहे थे यार? 71 वाली बात नहीं है, आपने कुछ अलग सुन लिया होगा। अच्छा, दूसरी बात अब जो ध्यान रखने की है, इनमें से राष्ट्रपति कौन से विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? अब आप सवाल है, तीनों विकल्पों में से राष्ट्रपति किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? किसको? अच्छा, पुनर्विचार का प्रयोग करना चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को कंपेयर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये 3 विकल्प हैं, राज्यपाल के पास इन तीनों के अलावा एक चौथा विकल्प भी है। राज्यपाल के पास, यानी राज्यपाल भी अनुमति देगा, अनुमति नहीं देगा। अब देखिए, यही मीन्स और पीटी वाले पोस्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और चौथा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। तो एक बार मैं राष्ट्रपति भवन में गया, भगा दिया, तभी दोबारा गया भी नहीं मैं। और तब से मैं बस ये सोच के आऊँ कि अपना कोई स्टूडेंट जाएगा तभी मैं जाऊँगा। एक बार राष्ट्रपति भवन देखने गए तो मतलब भगाने का मतलब है तुम्हें नहीं बैठना चाहता था, बैठो मत, यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं क्या बहुत हमें कहा मैं आऊँगा ही नहीं। तो राष्ट्रपति ने के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। चौथा, राज्यपाल के पास अलग ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब आपसे जो मामला है ये बताइए, तीनों ऑप्शन में राष्ट्रपति किस ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए? अब ये तर्क है, विश्लेषण है, किस ऑप्शन का? बोलिए तब तो, तेजी से बोलिए। पहले ऑप्शन का ही प्रयोग करना चाहिए। आप याद रखिए, यहाँ पर सिद्धांत लगाएंगे कैसे? अरे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद। क्योंकि आप याद रखिए, एक बार आर्टिकल 74 लिख दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, तो बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लिख दिया गया बहुत है, उसको हर जगह पढ़ा जाए। इसलिए संविधान में हर काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन एक्चुअल कौन करता है? मंत्रिपरिषद। इसलिए 99% कंडीशन में राष्ट्रपति इसी विकल्प का प्रयोग करता है। लेकिन सवाल यह है, अगर राष्ट्रपति अनुमति देगा, इसी विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने सिद्धांत आपको बता दिया। इसलिए कहा जाता है जब लिखने के लिए सिद्धांत आपके पास नहीं हो तो आप लिख नहीं सकते। अब अनुमति नहीं देगा, ये भी हो सकता है क्या? अगर अनुमति नहीं देगा इसका मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय पे काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय पे काम नहीं कर रहा है तो अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है। अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है, फिर तो प्रशासनिक प्रधान बन गया, संवैधानिक प्रधान कहा रहा, लफड़ाई करेंगे। तो अनुमति नहीं देगा और पुनर्विचार के लिए भेज देगा। यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद सलाह वो नहीं मान रहा है, लेकिन मान लो पुनर्विचार के भेजेगा तब तो ठीक है, लेकिन नहीं देगा मतलब रद्द कर देगा। इसलिए लोकप्रिय रूप में से कहा गया है, संविधान में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब हिंदी में जेबी वीटो, यानी राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर ना हाँ कहे ना कहे, तो समय तो है नहीं कितने दिन देगा। अमेरिका का राष्ट्रपति समय है कि 10 दिन के भीतर हाँ या ना कहेगा। हमने ऐसा समय कहीं नहीं लगाया, न समाधान में। अच्छा, ये बुद्धिमत्ता है, हर चीज के पीछे समय लगा देना ठीक नहीं है, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। तो हमने समय नहीं लगाया, इसी के बाद में चीज हो गया। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देगा तो कितने दिन में, ये नहीं पता है, तो 5 साल बाद भी दे सकता है। और 5 साल बाद देने का मतलब न देना, तो 5 साल सरकार चलेगी। पहला। दूसरा, अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, इसी का निरपेक्ष वीटो, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, विधेयक सीधा रद्द। और आप जानते हैं सरकार से विधेयक बनाने के लिए आती है तो मजाक तो नहीं कर रही होती है भाई। सरकार कोई कदम आगे चलने से हमारे देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, बिना लॉ के हम कोई काम नहीं कर सकते। इसे कई बार अध्यादेश भी लाना पड़ता है, क्योंकि हमें तो लॉ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सरकार लॉ लाती है तो कोई ध्यान रखने पर थोड़ी है कि मजाक थोड़ी हो रहा है कि आए ना है, तो जरूरी होता नहीं कहीं। अगर इसलिए आप देखेंगे कोई भी डिमांड करे, ये सोचा जाता है कि न्यायपालिका उसे रद्द न करे और राष्ट्रपति ही उसी ठंडे बस्ते में डाल दे, सरकार के सदन जैसा होगा। इसे राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, इसी का निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, यानी विधेयक समाप्त हो गया। जितना इस पर 3 वाचन हुआ, दोनों सदन ने पारित किया और राष्ट्रपति वीटो कर देगा, ये तो कमाल की बात हो जाएगी फिर तो। और इसे कहा भी कि संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो कर भी नहीं सकता। और तीसरा, अगर पुनर्विचार पे देखे भेजेगा, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के भेजता है, पुनर्विचार के लिए जो सदन पुनर्विचार करेगी, दोनों सदन फिर से देखेंगे, दोबारा फिर भेजेंगे। तो मान लीजिए कि सदन के सत्र के समापन के बाद पुनर्विचार करेगा, अच्छा महीने बाद सदन आएगा, फिर पुनर्विचार करेगा, तो वापस जाएगा, टाइम टेकिंग है। आपने जैसे कहा भाई मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसे क्या कहा गया?
निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, आपने विधेयक बनने से रोक दिया। तीनों को ही वीटो शक्ति कहा जाता है। यानी वीटो का मतलब ये नहीं कि हमेशा विधेयक को खत्म कर देना। वीटो का मतलब हमेशा विधेयक को समाप्त कर देना, ये वीटो नहीं है। वीटो ना भी कहने कई तरीके हैं, लेकिन किसी भी रूप में विधि निर्माण को लंबित करना भी वीटो है। विधि निर्माण पे हाँ ना कहना भी वीटो है। ना कह देना तो ही है, ना कह देना तो ही है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राज्यपाल को तीनों प्रकार के वीटो की शक्ति है। अब सवाल है वीटो की शक्ति का कहीं पे रेफरेंस संविधान में नहीं है, लोकप्रिय शब्द है। इसे देखेंगे पीटी एग्जाम में सवाल पूछा नहीं जाता है। तो ध्यान से देखिए, पीटी में कभी भी अगर आप देखिए कि सवाल पूछा गया हो तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि रेफरेंस नहीं मिलता संविधान में। क्योंकि एग्जामिनर को उत्तर भी बताना पड़ता है, जो प्रश्न एग्जामिनर ने सेट किया है उसके बेस में उसको उत्तर बताना पड़ता है, वो ये उत्तर है। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी फैक्ट आप कहीं से एग्जामिनर पूछ लेगा। इसमें बार बार कहते हैं कई बार बच्चे जो अनावश्यक फैक्ट पढ़ते हो, किसी काम का नहीं है। अरे प्रोफेसर के कभी रेफरेंस सही नहीं है वो, अब पता नहीं कहाँ से होती, इधर से उधर से पढ़ लिए, फैक्ट केवल जंबलिंग हो गई केवल। तो ये निलंबनकारी वीटो है। तो सवाल ये है, अगर लिखने की बात हो तो स्वाभाविक रूप में पॉकेट वीटो का पहला प्रयोग जेल सिंह ने किया था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जेल सिंह कांग्रेस के राष्ट्रपति, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ा झगड़ा आज तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच का जेल सिंह के मुद्दे पे हुआ था। यानी आप यकीन मानिए, हमारा संविधान, अगर हमारा संविधान संघ राज्य के बीच झगड़ा हो सकता है, संविधान मानता है, संघ राज्य के बीच विवाद होगा ही होगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के बीच असहमति होगी, मतभेद होगा, तो डेमोक्रेसी में संभव है। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के बीच में संकट आ जाए, विवाद आ जाए, संसदीय शासन में कल्पना नहीं है। ये कल्पना कुछ ऐसी है जैसे हमारे दादाजी उठ खड़े हों और पिताजी को पीटना शुरू कर दें। मैं बूढ़े दादाजी 70 साल के, पिताजी यंग। तो अब सवाल है कि दादाजी पिताजी को पीट देंगे। संविधान निर्माता ने सोचा ऐसा नहीं था, लेकिन हुआ ऐसा। और वो घटना थी पहली बार 86 में, जेल सिंह ने किया। एक ही दल की सरकार, मान लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच दल अलग अलग है, तब मतभेद आए तब समझ में भी आता है कि एक ही दल की सरकार, इसके बावजूद मतभेद हो गया। अब मतभेद हुआ और कैसे मामला हल हुआ, इसके पीछे कहानी आपको बता दें कि मामला था क्या। देखिए, कहा भी जाता है कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने में जेल सिंह की बड़ी भूमिका थी। जेल सिंह इंदिरा गांधी के वफादार थे। लेकिन घटना हो गई अमृतपाल के उभरने को, शायद आपने मैंने कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली बात बताइए कभी। तो मामला हुआ था किसमें, जिससे अमृतपाल को हिरासत में लिया गया। अब इसमें सरकार शक्तिशाली है, बात को टेकल कर लिया। अगर कोई गठबंधन सरकार होती तो इधर लिपाप होती, उधर लिपाप होती, तो सामान्य व्यक्ति मूली का चोर बड़ा डॉन बन जाता है। ये सरकार की सहसे ही होता है। तो पंजाब में एक ऐसा ही नेता उभर रहा था, इसका नाम था, क्या नाम था, भिंडरावाले, संत जनरल सिंह भिंडरावाले। अब संत था क्या था, बड़ा विवाद का विषय हो जाता है। अब उसने संत जनरल सिंह भिंडरावाले, तो जनरल सिंह ने एक तरीके से पंजाब के गुरु के रूप में सामने आया। उसने कहा मैं गुरु गोविंद सिंह का अवतार हूँ और सिख धर्म के बच्चों को सिख धर्म की सच्ची शिक्षा का पालन करना चाहिए। उन्हें पांचों कच, कच्छा, कृपाण, केस, ये सब चीज़ों को धारण करना चाहिए, नशाखोरी बंद करनी चाहिए। अब उसमें पॉलिटिक्स आई। भिंडरावाले को उभारने में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये कहानी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है, गलत काम का अंजाम गलत ही होता है दोस्तों। समय थोड़ा लगता है हमें, देखो हमें धीरज क्यों नहीं रहता भाई, जो हम माहौल देखते हैं, क्योंकि जो गलत काम करने वाला व्यक्ति ऐसे राइज करता है 90 डिग्री पर ऊपर जाता है, तो हमें लगता है यार तो बड़ी बेकार दुनिया है, ईमानदारी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, भिंडरावाले को आगे बढ़ा दिया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि पंजाब में अकाली दल की पॉलिटिक्स को इंदिरा गांधी को पीछे करना था। अकाली दल पूरी पॉलिटिक्स धर्म की करती थी। इंदिरा गांधी ने सोचा अकाली दल की काट भिंडरावाले के रूप में मिल गया है। भिंडरावाले को ऐसा प्रमोट किया कि उतना पावरफुल बन गया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर बैठ गया। और बाद में आईबी ने इन्फॉर्मेशन दिया करे इसके तो आईएसआई के साथ संबंध है, और स्वर्ण मंदिर में हथियारों का पूरा जखीरा रखा गया है। और भिंडरावाले के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं लगा। कई लोगों के मन में आ जाता है ऐसा। और भिंडरावाले ने सोचा पंजाब अलग प्रांत बन जाएगा और हम अलग राज्य बना लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तो शुरू से ऐसे प्रवृत्तियों को हमें सहावा देता है। पाकिस्तान समर्थन मिलकर जब ये बात पता चली संघ सरकार को, कान खड़े हो गए। लेकिन प्रमोशन में इंदिरा गांधी का बड़ा रोल था, खूब आगे बढ़ाया उसको। उसके बाद भिंडरावाले को कंट्रोल करने के लिए आर्मी का ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप क्या समझते हैं, इसी अमृतपाल को 5 साल छोड़ दिया जाता, इतना बड़ा सरदर्द हो जाता है। और जितने हमारे अपराधी हैं उनको इमरजेंसी के समय ही मार दिया जाता है। इतने बड़े अपराधी बन पाते कभी, तब उनको पुलिस प्रोटेक्ट करती है। तो पुलिस संरक्षण, बिना पुलिस के संरक्षण कोई अपराधी थोड़ी बनता है। तो भिंडरावाला फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुस गई। पहले आर्मी ने सोचा कि फायर किया, अंदर से जबरदस्त फायरिंग हुई। और वैसे फायरिंग हो रही तो वहाँ लोग जूता पहन के अमृतसर स्वर्ण मंदिर में घुस गए। स्वर्ण मंदिर में फायरिंग हुई। ऐसा आम लोगों के आस्था का भी सवाल था। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, तो वहाँ बड़े लोग नाराज हो गए उसके बाद, और भिंडरावाले तो मारा गया। इंदिरा गांधी पर लोगों ने गुस्सा निकाला कि इंदिरा गांधी ने कहीं कहीं काम किया। उसके बाद इंदिरा गांधी को फीडबैक आया कि आप सिक्योरिटी गार्ड हटाइए। आईबी ने रिपोर्ट दे दी कि आप सिक्योरिटी गार्ड हटाइए, क्योंकि आपको सिक्योरिटी गार्ड से खतरा है।
इंदिरा गांधी ने ये कहते हुए सतवंत सिंह बेन सिंह उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। तो आईबी ने, अब सोचिए आईबी की रिपोर्ट कितनी पैनी होती है, एक एक पल खबर देती है सरकार को, ऐसी खुफिया देश की स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, सिख धर्म के आधार पर मैं सिक्योरिटी गार्ड बदल दूंगी तो मैसेज खराब जाएगा। इंदिरा गांधी को उसका आभास हो गया था, आईबी रिपोर्ट में मिल गई थी। उसी दिन पहले उड़ीसा में रैली थी और उन्होंने कहा भी कि मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनको थ्रेट तो था। अगले दिन उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनके ऊपर कम से कम AK-47 40 गोलियां दागी होगी, ऑन द स्पॉट मर गई थी। जब आप जानते हैं प्रधानमंत्री मर जाता है तो मंत्रिमंडल विघटन हो जाएगा, बड़ा देश में सिक्योरिटी मामला होता है। बाद में जैल सिंह को बुलाया, जैल सिंह कहा गया कि तो इंदिरा गांधी AK-47 से गोली मारी जाएगी, 1 मिनट नहीं बचेगा, वो मर गया था। लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु के अनाउंस नहीं किया गया, 10 घंटे रोका गया, क्योंकि तब तक राजीव गांधी बाहर थे, प्रणब मुखर्जी बाहर थे, सब लोग आए। राष्ट्रपति ने, जैल सिंह ने कहा, जैल सिंह ने कांग्रेस से पूछा कौन आपका उत्तराधिकारी है, उन्होंने कहा राजीव गांधी। तो जब ये पूरी तैयारी हो गई कि अब अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण के 5 मिनट पहले अनाउंस किया गया इंदिरा गांधी अब नहीं रही। ये सिक्योरिटी मामला होता है, कभी भी सरकार खाली नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री मर गया और पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो गया, उसमें पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, सेना कौन आदेश देगा? तो सरकार चलाना टफ मामला होता है। अब इसके बाद ये घटना हुई और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दंगा हुआ पूरे भारत में, सिख विरोधी दंगा। ये दंगे बताते हैं कि दंगे हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। दंगे का मतलब धर्म से, आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर सोच के देखिए दोस्तों, केवल और उसमें कहीं ना कहीं अब जैसे आप देखेंगे कई बार ऐसे दंगे जो बिना राजनेताओं के सह से होता नहीं, तो उसने पार्टी उकसा दिया अपने भावनात्मक चुनावी फायदे के लिए। कांग्रेस को चुनावी फायदा तो मिला, लेकिन नुकसान हुआ देश को, चाहे किसी के भी, चाहे गुजरात दंगा हो चाहे दिल्ली दंगा हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दंगे होते हैं। लोकतंत्र के लिए सब सदमे हैं। अब मारा तो आम आदमी जाता है, तो दंगा हो गया। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जांच की, चीफ जस्टिस थे, क्या में दंगा कैसे हुआ, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल था। अब जब रिपोर्ट आई उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। जैल सिंह, क्योंकि कल आपने बताया आर्टिकल 78 आपने ध्यान दिया होगा, 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य है। अब 78 को ध्यान से देखिए, ठीक वैसा ही कर्तव्य मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति है। तो दोनों कंपेयर करके पढ़िए, राज्यसभा विधान परिषद, इधर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय। तो 78 में जो कल मैंने बताया था उसमें आपको याद दिलाया, उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन विधान से संबंधित सूचना दे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ पीएम, इस शब्द का प्रयोग है। और संघ के विधान प्रशासन का मतलब है कोई विधि का निर्माण हो, कोई प्रशासन का मामला है। मन लग नहीं रहा है तुम्हारा बच्चे पढ़ने में, तुमको बोल रहा हूँ, बार बार मोबाइल पर ध्यान जा रहा है क्या? क्या मन तुम्हारा कुछ दिन से लग नहीं रहा है, कहाँ लग रहा है तुम ही समझ सकते हो। बच्चे हो, बहुत उत्साही हो, बार बार मिलने आते थे, तो ध्यान रखना मेरी बात। डिले होने में थोड़ा ही समय लगता है, उसके बाद कौन सा मोड़ आ जाएगा पता नहीं चलेगा। और तुम्हारे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ क्लास में मन नहीं लग रहा है, अब क्या कारण होगा वो तुम ही समझ सकते हो, मैं क्या बताऊँ उसको। जो ध्यान आजकल के बच्चे में क्या बता सकता हूँ, खा सकता नहीं। लेकिन आप याद रखिए, हाव भाव से इतना तो अनुभव है कि कहाँ तक आप सोच सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ सिग्नल मिला रहे हैं, उसमें इतना तो। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो सोचता हूँ भाई देखो, अब मैं क्या बताऊं, अच्छा कहाँ से मामला बता दूं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, तो ये 78 में लिखा गया राष्ट्रपति का दायित्व होगा, शैल बी ड्यूटी ऑफ पीएम, कि प्रधानमंत्री का दायित्व होगा संघ के प्रशासन विधान संबंधी सूचना दे। दूसरा, राष्ट्रपति से सूचनाएं मांग सकता है, मे कॉल फॉर। और अगर किसी, तीसरा लिखा गया आर्टिकल 78 के 3 क्लॉज, तीसरा लिखा गया है कि यदि किसी मंत्रिपरिषद के मंत्री विशेष ने किसी मुद्दे पर विचार कर रखा हो तो वो मंत्री विशेष उस मुद्दे को समूचे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखेगा। इसी के अंतर्गत जैल सिंह ने कहा आप मुझे रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट दिखाइए। राजीव गांधी ने कहा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं, आप नहीं लेते, आप तो संविधान रक्षक शपथ लेते हैं। ये रिपोर्ट हम इसी मतभेद आना शुरू हुआ और कहीं से मतभेद इतना बढ़ गया, राष्ट्रपति को लगता था कि प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो राष्ट्रपति से मिलना छोड़ दिया। आगे कई प्रोटोकॉल है, 10-15 दिन में एक बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में जाएगा, संविधान लिखा नहीं, प्रोटोकॉल है, हालचाल मिलेगा, कुछ पूछिए, अमृत जन बैठे कॉफी चाय पी लेगा। राष्ट्रपति कहीं विदेश यात्रा से आ रहा है तो उसकी अगवानी करेगा, कहीं विदेश यात्रा से जा रहा है तो उसको गुलदस्ता देके भेजेगा, फिर जाके हालचाल पूछे क्या क्या किया, कैसे मामला हुआ, ये सब पूछेगा। लेकिन राजीव गांधी ने सारा कुछ तोड़ दिया। ये अब देखते हैं राष्ट्रपति कितना प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है, इस बात को आप देख सकते हैं। जैल सिंह कई बार विदेश यात्रा करना चाहते थे, अब विदेश यात्रा के लिए होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर अरेंजमेंट करेगा, तो होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट लिख के जाती थी सुरक्षा की परिस्थितियां प्रतिकूल है, आप नहीं जा सकते, कहता कैंसिल। राष्ट्रपति न तो देश में जा पाए न विदेश में, राजीव गांधी ने मान कर दिया उन्हें। ये दिखता है कि राष्ट्रपति के पास तो कुछ होता ही नहीं। और जैल सिंह को बड़ा गुस्सा आया, जैल सिंह ने, और उसी समय जैल सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को चिट्ठी लिखी। अच्छा, चिट्ठी लिखी जाती है लीक होने के लिए या पहले से लीक करा दी जाती है?
और इंडियन एक्सप्रेस ने चिट्ठी छाप दी इनकी कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करना चाहते हैं। वो भूचाल आ गया। जिस लोकसभा में राजीव गांधी के 400 प्लस सांसद, जिस कांग्रेस से राष्ट्रपति, जिस कांग्रेस से प्रधानमंत्री, उसको भंग करना चाहते थे। आप इधर के असहमत तो मामला ठीक है, असहमत संविधान के संकट तक पहुंच जाए तो मामला गंभीर है। इसी समय प्रधानमंत्री बिल लाना चाहते थे, पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट, पोस्टल अमेंडमेंट बिल। इस समय संसद में बिल आ गया, राजीव गांधी लाए। पोस्टल अमेंडमेंट बिल में यह था कि कभी भी सरकार किसी के कोई दस्तावेज देख सकती है, टेलीफोन टेप कर सकती है। और आप पोस्टल अमेंडमेंट बिल, ये संविधान में संशोधन नहीं था, सामान्य विधेयक में संशोधन था। और जब पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया उसके बाद ये पारित हो गया, तो इसका मतलब किसी के फोन टिप किए जा सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी आ सकता है। तो राष्ट्रपति को लगा भाई ये तो प्रधान में हमारे ऊपर भी हो सकता है, किसी परिचित के ऊपर हो सकता है। तो राष्ट्रपति ने इस पर कुंडली मार के बैठ गया, ना हाँ कहा ना कहा। ये पहला मामला था पॉकेट वीटो का, पोस्टल अमेंडमेंट बिल, जिसपे राष्ट्रपति ने अनुमति दिया ही नहीं। अगले राष्ट्रपति आए तो भी कुछ नहीं बोले और बिल लैप्स हो गया। ये पहला वाकया था। दूसरा तो निरपेक्ष वीटो। अब दूसरे सवाल पर आ जाए कि क्या राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो कर सकता है? निरपेक्ष वीटो का मतलब है राष्ट्रपति सीधा विधेयक को रद्द कर दे। ये घटना रेयर है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि मंत्रिपरिषद खुद ही सलाह दे कि राष्ट्रपति को कि आप ऐसा निरपेक्ष वीटो प्रयोग कर दीजिए? मंत्रिपरिषद खुद ही सलाह दे कि आप ऐसा निरपेक्ष वीटो कर दीजिए, ऐसा हो सकता है या नहीं? तो आपको मैं याद दें, पहला निरपेक्ष वीटो हुआ था पेप्सू विनियोजन विधेयक। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। निरपेक्ष वीटो, अच्छा निरपेक्ष वीटो पर आपकी आपत्ति होगी या निरपेक्ष वीटो पर आपत्ति तब होगी जब मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किया जाए। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो का प्रयोग करे तब तक आपत्ति नहीं होगी आपको? आपत्ति होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है, यानी मंत्रिपरिषद सलाह देती है, मंत्रिपरिषद ही विधेयक बनाती है, मंत्रिपरिषद के सहमत से सारे विधेयक आते हैं। हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल पास हो नहीं पाता और बिना मंत्रिपरिषद को सत्ताधारी दल के समर्थन से पारित हो पाएगा। एक बात अजीब सी नहीं है, मंत्रिपरिषद ही बिल ला रही है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ही अब वीटो कर दीजिए। मैं यानी आपको मैं कह रहा हूँ पेड़ पे चढ़ जाओ, उसके बाद में पेड़ पे जाली काट दूं। अब क्या बात करेगा? तुमने ही कहा पेड़ पे चढ़ जाओ, उसके बाद डली काट दूं। आप झूले में बैठ जाओ, उसके बाद उसका मैं चेन ही खींच लूं। भाई जिस डाली पर आप बैठे हुए हैं उसे काट कैसे सकते हैं? बात अटपटी है, लेकिन ऐसा संभव है। देखिए, पेप्सू विनियोजन विधेयक में पहली बार निरपेक्ष वीटो हुआ। क्यों हुआ? इसका मामला क्यों हुआ ऐसा? पेप्सू ने राज्य PEPSU, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू में पहली बार 356 लगा था आजाद भारत में। भाई देसी रियासत थी, पेप्सू में 356 लग गया। और आप जानते हैं जब किसी राज्य में 356 लग जाए तो उसका बजट कौन पारित करेगा? संसद। बात ध्यान रखने की है, किसी राज्य में 356 लगेगा तो उसका बजट संसद पारित करेगी। अब जब बजट संसद पारित करेगी तो अनुमति देगा राष्ट्रपति। तो पेप्सू में 356 लग गया, बजट संसद ने पारित कर दिया, बजट पारित करके राष्ट्रपति के पास रखा गया। राष्ट्रपति के पास जैसे बजट पे अनुदान की मांग पे हस्ताक्षर करने को आया, उसके एक दिन पहले यह मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी, पेप्सू से 356 हटा लिया। तो राष्ट्रपति ने ये हस्ताक्षर कर दिया, पेप्सू से 356 हट गया। अगर 356 हट गया तो वहां के लिए विधेयक पारित करने का अधिकार संसद के पास रहा ही नहीं। तो दूसरे विधेयक पर, पेप्सू विनियोजन विधेयक, नाम आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बजट ही अनुदान की मांग के बाद एप्रोप्रिएशन आता है। विनियोग विधेयक याद है? नहीं आपको? नहीं याद है? बजट पारित करने में विनियोग विधेयक नहीं याद है? याद है तो बताइए क्या? सही बात है। यानी विनियोग विधेयक का मतलब भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए लाया गया विधेयक, ये विनियोग विधेयक है। एकदम सही जवाब दिया, विनियोग विधेयक है, इसका मतलब है। और विनियोग विधेयक पर राष्ट्रपति ने ना कह दिया क्योंकि मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया। इसके अलावा एक ही ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है जहां पे राष्ट्रपति ने बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से ना कहा। बीपी सिंह सरकार थी, सरकार का संसद में अंतिम दिन था और पता चल गया अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद वो आ रहा है सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाने का विधेयक। आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, आर वेंकटरमन ने कहा शर्म नहीं आती? अंतिम दिन वेतन भत्ता बढ़ाने की बात करते हो। सांसदों ने कहा जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म। तो राष्ट्रपति ने कर्म तो मैं फोड़ दूंगा। अदरवाइज एब्सोल्यूट वीटो बाकी प्रयोग करने का एग्जाम्पल नहीं है, संसदीय शासन में नहीं हो सकता। देखिए, अध्यक्षीय शासन में वीटो का प्रयोग बार बार होगा क्योंकि अध्यक्षीय शासन में सेपरेशन ऑफ पावर है। अध्यक्षीय शासन में वीटो का प्रयोग बार बार होगा क्योंकि अध्यक्षीय शासन में जो दल विधायिका में है संभव है वो कार्यपालिका में न हो। बात ध्यान रखिए, अध्यक्षीय शासन में सेपरेशन ऑफ पावर है। अध्यक्षीय शासन में विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका अलग दल का हो सकता है, इससे वीटो का प्रयोग बार बार कर सकता है। संसदीय शासन में नहीं। तो संसदीय शासन में विधायिका में वो भी वही दल है, कार्यपालिका में भी वही दल है।
वे जब एक ही लोग हैं तो किसके खिलाफ वीटो प्रयोग करेंगे? दूसरा वीटो ये था। और फिर निलंबनकारी, कलाम ने जब पुनर्विचार के लिए भेजा था, जब कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजा जाए जो गठबंधन सरकार के दौरान, तब क्या कहा गया? निलंबनकारी। ये निलंबनकारी वीटो है। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, या लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, निलंबनकारी वीटो का मतलब है जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो विधि बनाने को उस दिन रुक जाएगा, 2-4 महीने डिले हो जाएगा। तो 2-4 महीने डिले हो जाएगा, उसका मतलब यही है निलंबनकारी वीटो। अब आपके सवाल कुछ है तो बाकी मैं कल बता दूंगा, तो लिखवाने की जरूरत है, सही बात है, इससे क्या लिखवाने की जरूरत है? किसी का जनपद नियोजन समिति, महानगर योजना समिति के बारे में फिर समझा दीजिए। अच्छा, समझा देंगे भी। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च, अच्छा ये प्रश्न जीएस का है, जिसको कल ही करवा देंगे। सब जनपद नियोजन कार्य क्या है भारतीय में, दलों की अपेक्षा, अच्छा दल, ये सारे सवाल पूछे हुए, दल तो बताया नहीं मैंने, तो बाकी कल आप करा देंगे, कल बाकी सवाल कर देंगे, बच लेते हैं। और कल अगर राष्ट्रपति हो जाएगा तो उसके बाद शुरू कर देंगे पार्टी सिस्टम। तो अभी ऐसा रखते हैं कि अभी सैटरडे तक क्लास चलाते हैं या 25 तक कर ले। जो करेगी 2 टॉपिक छूट जाएगा तो 5 जून के बाद कर लेंगे। उसकी नई क्लास चलेगी 14 जून से, 14 या 15 से। नहीं, आईआर की चलेगी, आईआर ही है ना।